गुड इवनिंग विद्यार्थी। चलिए आज हम लोग क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर क्लास 10th का ज्योग्राफी का हम लोग 5वां इकाई में बिहार कृषि एवं वन संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विलंब न करते हैं और शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। एज ए हम लोग बिहार से ही निवास करते हैं, अतः एक चैप्टर को पढ़ना और हमें समझना और भी अनावश्यक है। कथा की एक एग्जाम में भी आपका बिहार संबंधित क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट इससे बनेंगे। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे हमारा बिहार राज्य भी एक कृषि प्रधान देश है। अतः बिहार में कृषि एवं यहाँ के वनस्पतियों के बारे में हमें विशेष चर्चा करनी है। तो कहता कृषि एवं वन संसाधन को इंग्लिश में हम कहेंगे एग्रीकल्चर एवं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर मतलब कृषि और फॉरेस्ट मतलब जंगल और रिसोर्सेज का मतलब संसाधन अर्थात वन संसाधन। अतः बिहार एक ऐसा देश है विद्यार्थी, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आपका पढ़ाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। कहता है बिहार एक कैसा देश है? बिहार एक कृषि प्रधान देश है। तो देश न होके क्या कहलाएगा? यहाँ पे राज्य है। तो बिहार एक क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी आपको किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। हमसे हमारा अपना राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें झारखंड कहते हैं, झारखंड सारे प्रकार खनिज संपदा को लेकर हमसे अलग हो गया। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो अब हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के आपको संसाधन विशेष बचे नहीं पानी के अलावा। 15 नवंबर 2000 को ये हमसे झारखंड अलग होने से बिहार के पास कृषि के अलावा उपजाऊ भूमि के अलावा कुछ नहीं बचा। सो हम लोग कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% बिहार की जनसंख्या क्या पर आधारित है? आपको विद्यार्थी कृषि पर आधारित है। कहता है कि बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया है। यहाँ 1990 91 में यहाँ 48.88% क्या था विद्यार्थी? कृषि भूमि पर, यहाँ की भूमि पर कृषि की जाती थी। अब कहता है कि 2005-06 में यह बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? 59.37% हो गया है। यहाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, भादई, अगहनी, रबी एवं गर्मा। कहता मुख्य रूप से यहाँ कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? भादई यानी भादो में जो लगता है, अगहनी जो अगहन में लगता है, रबी और गर्मा ये 4 प्रकार के फसलें मुख्य रूप से उगाते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हम लोग भादई फसल के बारे में, इसको ऑटम ऋतु में इसको उपजाते हैं। इसकी शुरुआत मई से जून महीना में होती है, जिसका पतझड़ का महीना चलते रहता है। मई से जून महीना में इसकी शुरुआत होती है और अगस्त सितंबर में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। अर्थात इसकी बुआई भादई फसल के आपको बुआई कब होती है? मई से जून महीना। याद रख लेना है, एक डेट हमें याद रख लेना है। इसकी बुआई किस महीना में हुई और इसकी कटाई किस महीना में हुई। तो कहता है कि इस फसल की भादई फसल की बुआई कब होती है? मई या जून महीना में। ऑटम ऐसे भी तुम जानते हो पतझड़ मौसम में। और इसकी कटाई कब हो गई? अगस्त सितंबर में। भादई में हम लोग क्या चीज बोते हैं? मुख्य रूप से खरीफ फसल, जिसमें क्या हो गया? धान, ज्वार, बाजरा, मकई, अतिरिक्त जूट और सब्जी की भी कुछ कुछ खेतियां की जाती है। अब कहता है दूसरा फसल है हमारा, इसमें कौन फसल है विद्यार्थी? अगहनी फसल। दूसरा कौन है? अगहनी फसल है। अगहनी फसल में हम लोग देखते हैं कि इसकी बुआई बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आधी से अधिक कृषिगत भूमि पर अगहनी फसल की जाती है। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है। यानी इसकी बुआई कब होती है? मध्य जून से अगस्त तक होती है और इसकी कटाई कब हो जाती है? नवंबर दिसंबर महीने में इसको हम लोग काट लेते हैं। कहता है कि इस फसल की बुआई कब होती है? जून से अगस्त महीने में और इसकी कटाई कब हो जाती है? नवंबर दिसंबर में। अर्थात भादई जैसा ही ये भी फसल है।
और इस फसल में आपको देख लेते हैं कौन कौन, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना फसल की मुख्य रूप है। इनमें अरहर और गन्ना साल भर में तैयार होता है। इसमें अरहर और गन्ना ऐसी दो फसल है जो विद्यार्थी साल भर का समय लगता है, जिसको राहड़ कहते हो, राहड़, केतारी या ईख। एक विद्यार्थी क्या हो, गन्ना को हम लोग क्या कहते हैं, केतारी या ईख भी कहते हैं। ये साल भर का समय लेता है हम लोग से। अब आते हैं रबी फसल। रबी फसल जिसकी बुआई आपको गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों यह गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है, और फिर निम्न भूमि में जहाँ पे क्या दे जाती है, समुचित व्यवस्था सिंचाई की हो और स्थानीय जल स्रोतों से मिट्टी को गीली करके इस फसल को गर्मा धान और ग्रीष्मकाल सब्जियों के बीच सब्जियां उगाई जाती है। इसको कौन कौन, गर्मा धान भी उगाते हैं। अब देखिए रबी फसल, गर्मा फसल में आगे है। आपको कहता है कि रबी फसल, इस फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर के मध्य होती है, और इसकी कटाई कब हो जाती है, अप्रैल महीने में इसको क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन। हम लोग गर्मा फसल में चले गए थे। गर्मा फसल क्या है, इस फसल को हम लोग विद्यार्थी खरीफ और रबी के बीच में कांटा लगाते हैं। अर्थात एक फसल निम्न भूमि जहाँ स्थानिक जहाँ जल की सिंचाई की सुविधा है वहां पे लगाते हैं। मिट्टी गिल्ली होनी चाहिए, जिसके लिए आपको गर्मा धान भी लगाते हैं। और ग्रीष्मकालीन कुछ सब्जियां जैसे मान लीजिए तरबूज, खीरा, ककड़ी सब जो उपजाते हैं, उस वक्त के मौसम को हम लोग यहाँ पे गर्मा फसल के रूप में जानेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की प्रमुख फसलों में कौन कौन है, बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन है विद्यार्थी, धान, गेहूं, मकई, जौ, गन्ना, ईख, गन्ना को हम लोग ईख कहते हैं, और तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तेलहन। ये सब फसलें क्या है, बिहार के आपको विद्यार्थी प्रमुख फसलें हैं जो हम लोग बिहार में किसी न किसी रूप में उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में सब्जियां, फल फूल की भी खेती की बड़े पैमाने पर की जाती है। कदम मानचित्र 5.1 में कुछ दिखाए गए हैं, जो यहाँ पे चित्र आपको अगले पन्ने में मेंशन होंगे। 5.1 यहाँ पे इस चित्र में आपको मेंशन किया गया कि कहाँ मक्का, गेहूं, चावल उपजाया जाता है। चावल, गेहूं, चना, ये सब आपको चावल, गेहूं, गन्ना का क्षेत्र है। चावल, पटसन, गेहूं, ये सब क्षेत्र है हमारे बिहार राज्य के 3800 जिले के कुछ क्षेत्रों को यहाँ मेंशन किया गया, जहाँ जहाँ हम इन फसलों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब कहता है विद्यार्थी, कृषि प्रदेश फसलों के समूह को दर्शाता है। यहाँ मानचित्र में स्पष्ट है कि बिहार मूलतः खाद्य फसलों का उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी किसी प्रकार के खनिज सबको दिखाया नहीं गया है, अर्थात विद्यार्थी यह मुख्यतः क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि यहाँ जीविका का आधार है। कहता है कि धान, खदान फसलों में सबसे महत्वपूर्ण धान है, जिसका चावल बनाकर हम लोग खाते हैं, जिसको इंग्लिश में धान को हम लोग क्या कहते हैं, पैडी। बिहार की खदान फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी पहला स्थान रखता है भदई, अगहनी, गर्मा, अर्थात 3 फसलें धान के यहाँ उपजाई जाती है। धान के यहाँ कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, भदई, अगहनी और गर्मा, 3 प्रकार के इन 3 फसलें लगाई जाती है। इसी खेती राज्य के सभी भागों में होती है। धान की खेती बिहार के क्या होती है, सभी इसकी खेती बिहार राज्य के सभी भागों में होती है। कहता है कि 2006-07 में यहाँ 33.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 50 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। बिहार का सर्वे है, जिसमें 2006-07 का सर्वे दिया गया है, डाटा दिया गया, जिसमें 33.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग हमने 50 लाख टन धान का क्या गया था, उत्पादन किया था। उत्तरी तथा पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है, जबकि अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में की जाती है। कहता विद्यार्थी, भदई धान की खेती कहाँ करते हैं, उत्तरी एवं पूर्वी भागों में। आपको पहले जानते हैं बिहार हमारा उत्तरी पूरा डूबा हुआ रहता है, कोसी बाढ़ लाकर डुबाई रहती है, अर्थात वहाँ पानी की जल की पूर्ति किसी प्रकार से हो जाती है, तो हम लोग भदई धान लगा लेते हैं। लेकिन अगहनी धान के मुख्य रूप से हम लोग लगाते हैं बिहार के राज्य के सभी भागों में, अर्थात सभी जिलों में लगाते हैं। धान का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन कौन, ध्यान रखना, यही याद रखना, पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा धान कौन जिला उत्पादन करता है विद्यार्थी, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। नंबर 1 पर कौन है, पश्चिमी चंपारण। 3 जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन होता है। पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण है। पहले स्थान पर ही पूछा जाएगा बिहार में राज्य में सबसे ज्यादा धान किस जिला में उत्पादन होता है, तो पश्चिमी चंपारण, जिसको बेतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेतिया भी कहते हैं। बिहार का सबसे क्या है, उत्तरी जिला है। क्या है, सबसे उत्तरी जिला है, ऊपर में है।
जबकि रोहतास और औरंगाबाद का क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान है। पश्चिमी चंपारण के बाद द्वितीय नंबर पर कौन आता है? रोहतास और औरंगाबाद। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोहतास 5.76% पर अव्वल है। रोहतास का क्षेत्रफल कम है सभी जिलों की अपेक्षा, लेकिन अगर विद्यार्थी कम क्षेत्रफल पर अगर माना जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा धान का कोई उत्पादन करता है तो कौन है विद्यार्थी? रोहतास। मान लिया कि जैसे सबसे ज्यादा उत्पादन करने में कौन है? पश्चिमी चंपारण, लेकिन क्षेत्रफल में कम जमीन में ज्यादा, मान कि हमारे पास 5 कट्ठा है और 5 कट्ठा एक और आदमी के पास है, 5 कट्ठा में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करने वाला है? रोहतास करने वाला है। लेकिन विद्यार्थी ऐसे पूरे ओवरऑल पूछेगा कि बिहार राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन धान का कौन जिला करता है तो पश्चिमी चंपारण, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से रोहतास अव्वल है। कितना प्रतिशत से? 5.76% से। गेहूं हमारा बिहार की द्वितीय प्रमुख फसल है जिसका नाम है गेहूं, जिसको हम लोग रबी फसल के नाम से भी जानते हैं। कहता है खदान फसलों में धान के बाद गेहूं का दूसरा महत्वपूर्ण फसल है। यह रबी फसल का मुख्य उत्पादन है। इसको हम बोलेगा निम्नलिखित ऑप्शनों में पहचानिए कौन से रबी फसल हैं। तो आपको गेहूं को रहेगा ऑप्शन में, बाकी तीनों खरीफ फसल का दे रहेगा, गन्ना दे रहेगा, धान दे रहेगा, जूट दे रहेगा। इस कंडीशन में हमको आप गेहूं दे रहेगा, तो हमारा कौन सा रबी फसल हो जाएगा? गेहूं। या कभी कहा दे रहा है निम्नलिखित में आपको रबी फसल को पहचानिए, रबी फसल को छांटिए, या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। ठीक है ना, बहुत तरीके से ऑप्शन दे रहा था, 3 गो रबी दे रहेगा, एगो विद्यार्थी आपको क्या दे देगा? खरीफ फसल दे देगा। अब आते हैं 2006-07 में कुल 20.5 लाख हेक्टेयर में लगभग 43 लाख टन हमने गेहूं का उत्पादन किया था। बिहार राज्य ने विद्यार्थी 2006-07 के डाटा में हमने विद्यार्थी धान का उत्पादन कितना किया था? 33.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख टन का उत्पादन किया था। उसी प्रकार 20.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमने विद्यार्थी लगभग 43 लाख गेहूं का उत्पादन किया था। विगत कई वर्षों में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जंगल झाड़ को काट कूट के विद्यार्थी वहां भी खेती की आधुनिक सिंचाई सुविधा के साथ हम लोग गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। मुख्य कारण अब धान की कटाई के बाद खेत बेकार पट्टी के रूप में नहीं रह पाता। सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के बल पर, यानी देखिए विद्यार्थी फसल को उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है, सिंचाई और उर्वरक। जमीन तो है ही, लेकिन विद्यार्थी वहां पे सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध हो जाए तो विद्यार्थी हम क्या कर सकते हैं कि उत्पादन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रसायन अवसर उपलब्ध है। ये दोनों सुविधाओं के बल पर हमने खेती से उत्पादन में अपने वृद्धि की है। कहता कि इस फसल गेहूं की बुआई कब होती है? नवंबर से दिसंबर महीने में। अभी का समय नवंबर दिसंबर जो चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, आज कुछ दिसंबर, यानी अभी देखिएगा गेहूं की बुआई बिहार में आपको अधिकांश क्षेत्रों में हो रही है, कहीं कहीं हो भी गई है, कहीं कहीं पटवन भी चल रहा है। अर्थात इसकी बुआई कब होती है? नवंबर दिसंबर में। और इसको हम लोग कब काट लेंगे? होली जब मनाते रहेंगे, तो होली मनाने के दरमियान विद्यार्थी कोरा खाता था तो गेहूं तैयार रहेगा। अर्थात विद्यार्थी मार्च अप्रैल में गेहूं की विद्यार्थी क्या हो जाएगी? पूर्णतः कटाई हो जाएगी और थ्रेशर में दम लिया जाएगा। 2006-07 में गेहूं के उत्पादन में रोहतास जिला प्रथम। याद रखना, यही आपसे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि बिहार राज्य में कौन से जिला, जो रोहतास है यहाँ पे विद्यार्थी चावल के उत्पादन में क्षेत्र की दृष्टि से नंबर 1 पर है और इनमें गेहूं के उत्पादन पे पहले स्थान पर है। रोहतास जिला विद्यार्थी गेहूं का क्या उत्पादन करने में बिहार राज्य में प्रथम स्थान रखता है। इस वर्ष 4 लाख मीट्रिक टन यानी 136,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हुआ है। उत्पादकता लगभग कितना है? 2,965.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कहता है कि 1 हेक्टेयर का हिसाब से पूछेगा, 1 हेक्टेयर कितना को कहते हैं? कहता है कि विद्यार्थी 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। इतनी बड़े क्षेत्रफल को हम लोग 1 हेक्टेयर के नाम जानते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को हम 1 हेक्टेयर के नाम से जानते हैं। तो अर्थात विद्यार्थी आपको बिहार में कर लगभग में कितना मेंशन किया है? इस जिले में 4 लाख मीट्रिक टन यानी 136 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन लगभग कितना हुआ? 2,965.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मेंशन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रति हेक्टेयर मेंशन कर रहा है। अर्थात आगे बढ़ते डाटा हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डाटा है क्वेश्चन को देता है। तीसरा हमारा फसल है जिसका नाम है मक्का, मोटी अनाज के रूप में इसको जाना भी जाता है। मक्का पहले आज के समय में दादा दादी लोग से आप अपना पता कीजिएगा तो बताएंगे कि मक्का को हम लोग दर्रा खाते थे। आज भी हम लोग दर्रा जानवर को खिलाते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी कल सलाह देता है कहीं ना कहीं मनुष्य भी किसी न किसी रूप से छोटे
दलिया बनाकर इसको छोटे छोटे रूप में विभिन्न अनाजों का खाता है। ये बहुत पौष्टिक होता है और इसका विद्यार्थी सुपाच्य भी होता है, आपके पाचन सिस्टम डाइजेशन को सफल बनाता है। और मक्का अनेक रूपों में आप भुट्टे के रूप में खाते हैं, भुंजे के रूप में खाते हैं, या विद्यार्थी और भी चीज के रूप में मक्का का कई तरीके से उपयोग है कहता है। मक्का बिहार का यह तीसरा मुख्य खदान फसल है। खदान फसल मतलब जिसका हम भंडारण करके बाद में इस्तेमाल करते हैं, आकार बड़े स्तर पर इसका उत्पादन होता है। यह भदाई, अगहनी एवं गर्मा, रबी एवं गर्मा चारों फसलों में पैदा होता है। कहता हमारे बिहार राज्य में सबसे खुशखबरी बात यही है कि विद्यार्थी सब दिन मकई का उत्पादन होता है। चारों मौसम में लगभग हम लोग इसका उत्पादन करते रहते हैं। तो यहाँ पे भदई, अग्रणी, रबी एवं गर्मा चारों प्रकार के फसलों के साथ क्या का उत्पादन होता है, मक्का का। कहता सिंचाई की व्यवस्था में उत्तम बीजों के उपयोग से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। सिंचाई की सुविधा आपको उपलब्ध हो गई है और आज के समय में हम लोग को विद्यार्थी सरकार आपको क्या देती है, बीज देती है। और बीज विद्यार्थी बिल्कुल क्या कर रहा था, रासायनिक रूप से उसको आपको प्रयोगशाला में तैयार किया हुआ रहता है। उसको किसी प्रकार से जनन क्षमता उसमें बहुत क्या होती है, अव्वल किस्म का रहती है। यानी 100 बीज बोल तो 100 में लगभग 99 बीज क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रासायनिक बीज हमको विद्यार्थी निषेधित करके दिए जाते हैं, उसके कारण से क्या इसकी उत्पादन क्षमता में क्या हुई है, बहुत वृद्धि हुई है। इसकी कुल उत्पादन 2006-07 में लगभग में 798.3 हजार मीट्रिक टन था। यह सबसे अधिक उत्पादन, इसका सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कौन जिला करता है, बिहार का खगड़िया जिला करता है। खगड़िया जिला करता है। अब कहता है कि जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर समस्तीपुर एवं बेगूसराय है। दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है विद्यार्थी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय। कहता है विद्यार्थी मक्का का उत्पादन में सबसे ज्यादा अव्वल स्थान पर बिहार राज्य में कौन जिला है, खगड़िया। दूसरा नंबर पर समस्तीपुर एवं बेगूसराय। चौथा हमारा मोटे अनाज के रूप में आपको है, मोटे अनाज में महुआ, मिलेट, बाजरा हो जाएगा, ज्वार, बाजरा, आपको ये सब सम्मिलित किया जाता है। कहता है विद्यार्थी 2006-07 में 46.71 हजार हेक्टेयर में इसकी क्या हुई थी, खेती हुई थी, जिसमें 45.07 हजार मीट्रिक टन इसका क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था मोटे अनाज। मोटे अनाज के रूप में जानवर विभिन्न कारणों से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जिनोरा इनोरा समझते हो, बाजरा उजरा, उस सब का उत्पादन हुआ था। मधुबनी जिला मोटे अनाज के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। मधुबनी जिला क्या है, मोटे अनाज के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान रखता है। कहता है विद्यार्थी तेलहन, और साथ साथ में दूसरा स्थान पर कौन है, किशनगंज। दूसरा कौन स्थान पर है मोटे अनाज के उत्पादन में, किशनगंज जिला। दूसरे नंबर पर कौन है, किशनगंज जिला है। अब है तेल, ऑयल, जिसका विद्यार्थी आप लोग तेल खाते हैं, तेल किसी रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। तेल फसलों में कौन कौन है, राई है, सरसों है, तीसी है, सूरजमुखी है, कुसुम है, रेड़ी है, तिल है, मूंगफली है, ये सब क्या है, तिलहन फसलें हैं। याद रखिए तिलहन फसलें आपको पूछा भी जाएगा, ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में कौन तिलहन फसल नहीं है, या तिलहन फसल है। तो इसका नाम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली, ये सब तिलहन फसलों में आएंगे। कहता किंतु तेल निकालने के लिए मुख्य रूप से हम लोग तीन चार फसलों का इस्तेमाल करते हैं, सरसों, राई, तीसी एवं सूरजमुखी। सूरजमुखी का हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से आपको क्या करते हैं, इसके तेल निकालने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2006-07 में विद्यार्थी 2006-07 में 140.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर हमने तिलहन का कुल उत्पादन 149 हजार मीट्रिक टन किया था। कहता विद्यार्थी बिहार की कृषि पर के 140.60 हजार हेक्टेयर भूमि पर हमने तिलहन फसलों का लगभग 149 हजार मीट्रिक टन उत्पादन किया था। इसके उत्पादन में सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है, अर्थात बेतिया है, बेगूसराय है, पूर्णिया है, सहरसा इसके क्रम से इसके बाद के स्थान को दूसरे तीसरे और चौथे स्थान को धारण करता है। कहता है दलहन फसलें, दाल खाना, सबको दाल में कौन सा प्रोटीन ही पाया जाता है, आपको विटामिन में प्रोटीन ही पाया जाता है। और उस इसीलिए आप सभी को कहा सजेस्ट भी किया जाता है कि दाल का सेवन जरूर करें अपने भोजन में। और कहते हैं दाल के उत्पादन में हम लोग किन किन चीजों का दाल उत्पादन करते हैं, सेवन करते हैं, और बिहार उत्पादन करता है। इसमें कौन कौन है विद्यार्थी, चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द,
कुर्थी, ये सब ऐसे करके ये मुख्य रूप से ये सब क्या है, दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में बिहार कौन कौन उत्पादन करता है? चना का, मसूर का, खेसारी का, मटर का और गर्मा मूंग का उत्पादन मुख्य रूप से हम सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। जबकि अरहर और मूंग खरीफ दलहन की फसलें हैं। कहता अरहर और मूंग क्या है? खरीफ, यानी विद्यार्थी एक खरीफ के विद्यार्थी कभी का क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन खरीफ दलहन फसलें, क्योंकि दलहन फसलें मुख्य रूप से रबी में आते हैं, लेकिन ये दो गो एक्सेप्शनल है। देखिए पानी खूब चाहिए मूंग को, बरसात के समय वो दिया जाता है। अरहर राहड़ को कहते हैं, राहड़ को कहीं वो तो चलेगा, लेकिन विद्यार्थी ये भी उसी समय बोआता है और लंबे समय तक चलता है, बरसात के समय ही। अरहर और मूंग क्या है? खरीफ की दलहन फसलें हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है। कहता 2006-07 ईस्वी में बिहार में रबी दलहन की खेती 519.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर हुई थी, जिसकी पैदावार कुल कितना थी? 372,000 मीट्रिक टन थी। इस प्रकार खरीफ दलहन की खेती 87.26 हजार हेक्टेयर भूमि पर हुई थी। इसका कुल उत्पादन 74,000 मीट्रिक टन था। दलहन उत्पादन में पटना जिला पहले स्थान पर आता है। दलहन के उत्पादन में बिहार की राजधानी पटना क्या है? पहले स्थान पर अपना स्थान रखता है, जबकि औरंगाबाद, कैमूर जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार में दलहन के उत्पादन में अपना स्थान रखता है। अब आते हैं व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल किसको कहते हैं? जिसको हम बोए, तुरंत काटे और या तुरंत बाजार में बेचकर उससे क्या हो मुनाफा कमा ले, ये सब व्यावसायिक फसल हो गए। सब्जी उब्जी व्यावसायिक फसलें में आते हैं, बागवानी उगवानी व्यावसायिक फसलें में आते हैं। तो अब चर्चा में लेते हैं गन्ना। गन्ना को मुख्य रूप से हम इतना उत्पादन करते हैं कि विद्यार्थी गन्ना को हम स्वयं खा नहीं सकते हैं, अतः ये व्यावसायिक फसल के रूप में हो जाता है, जिससे मुख्य रूप से क्या तैयार किए जाते हैं? मीठा और विद्यार्थी चीनी। गन्ना से मीठा और चीनी मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं। अब कहते हैं हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक दशाएं या परिस्थितियां क्या है? पहले से उपस्थित है, विद्वान है। अर्थात विद्यार्थी गन्ना हमारे यहाँ बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ भी कहता फिर भी यहाँ गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। पहले होता था क्योंकि यहाँ बहुत सारा चीनी मिले थी, हम जैसे उत्पादन करते थे बड़े स्तर पर किसान लगाते थे, चीनी मिल को दे देते थे, चीनी मिल से एग्रीमेंट रहता था, ले लेता था, मिल जाता था। अब यहाँ से धीरे धीरे बिहार में स्थिति बहुत खराब हो गई है, एक भी चीनी मिल वर्तमान में कार्यरत नहीं है, अर्थात सभी चीनी मिल बंद होने से जब उत्पादन फिर हम करें क्यों? भेजने के लिए दूर चाहिए और वहाँ जाने में हमको काफी पैसे लग जाते हैं, अतः हम लोग इसका उत्पादन थोड़ा सा कम कर दिए, संतोषजनक नहीं है, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन यहाँ के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी प्रमुखता, इसकी खेती अभी भी प्रमुखता से होती है, बड़े स्तर पर होती है उत्तरी भागों में। तथा गंडक, बागमती, कमला, घाघरा नदियां का द्वार प्रमुख उत्पाद करता है। तथा किसके द्वार क्षेत्र जो है, कौन कौन नदी के विद्यार्थी? गंडक, बागमती, कमला तथा घाघरा नदियों के द्वार क्षेत्र प्रमुख इसके उत्पादन क्षेत्र है। 2006-07 में 117,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की गई थी, जिसमें 5,338,000 मीट्रिक टन इसका क्या कहते हैं? हमने गन्ना का उत्पादन किया था। विगत कई वर्षों में गन्ना के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किंतु 2005-06 की तुलना में 2006-07 में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। कहता कि हम डाटा या सर्वे अगर देखें कि 2005-06 की तुलना में 2006-07 में गन्ने के उत्पादन में हमारा राज्य क्या है? थोड़ी सी अपने वृद्धि सेक्शन में है। 2005-06 में 101,000 हेक्टेयर भूमि पर हमने गन्ने की खेती की थी, जिससे 42,40 मीट्रिक टन क्या कहते हैं गन्ना का उत्पादन किया था। और इसके उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है। तो देखिए पश्चिमी चंपारण के स्थानों से पहले स्थान पर आ जाता है, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है। कहता है कि गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिमी चंपारण, और दूसरा स्थान पर गोपालगंज और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण। कहता है जूट को हम लोग विद्यार्थी मुख्य रूप से रेशे फसल के रूप में नाम जानते हैं, इसको सुनहरा फसल भी कहा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कौन सा सुनहरा फसल है, तो विद्यार्थी बोलना है जूट को। कौन सा रेशे फसल का एक उदाहरण है? जूट। कहता है कि जूट का उत्पादन बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में होता है, क्योंकि यह यहाँ अधिक वर्षा होती है। कहता है बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में क्यों होता है? क्योंकि जहाँ इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और इसको विद्यार्थी पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उत्तरी पूर्वी भागों में ज्यादा बारिश होती है बिहार में, अतः यहाँ पे विद्यार्थी जूट का उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति है, जो जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त है। संपूर्ण देश का 8%, अतः पूरे देश का लगभग 8% जूट का उत्पादन बिहार अकेले करता है।
जूट का उत्पादन बिहार में होता है और पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार का स्थान जूट के उत्पादन में कितना नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। अर्थात जूट के उत्पादन में हम थर्ड पोजीशन धारण करते हैं। जूट के उत्पादन में हम कितना पोजीशन धारण करते हैं? तीसरा पोजीशन धारण करते हैं। तीसरे नंबर पर हम हैं। कहता है कि 2006-07 में 1.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमने जब इसकी उत्पादन किया था तो लगभग 14 लाख गांठे जूट का उत्पादन हुआ था। गांठे समझते हो? यानी जब जूट को उत्पादन करके उसको पीटा जाता है, उससे रेशे निकलते हैं और उस रेशे को विद्यार्थी हम लोग जामा करते हैं, जामा करके उसकी गांठ बनाते हैं, उससे फिर धागे बनाए जाते हैं। उसको हम लोग बोला गया है कि लगभग 14 लाख गांठे जूट का उत्पादन हुआ था। इसका उत्पादन में तेजी से गिरावट हो रही है। वर्तमान समय में जूट के उत्पादन में थोड़ी बहुत कमी आ गई है, अर्थात तेजी से कमी हो रही है। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। तो नंबर 1 पर कौन है? पूर्णिया। नंबर 1 पर कौन हो गया? पूर्णिया। बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? पूर्णिया। कहता है कि बिहार, अब लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, बिहार राज्य जूट के उत्पादन में देश में कितना स्थान रखता है? तीसरा। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आसाम और तीसरे स्थान पर बिहार। कहता है विद्यार्थी तंबाकू। तंबाकू आप लोग देखते होंगे, दादी माई सब तो पीते, जो ऐसे समझिए कि सभी जगह प्रचार भी दिया जाता है तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसको पीते हैं, सेवन करते हैं। बिहार में तंबाकू खैनी को भी कहते हैं, ठीक है ना? खैनी को भी तंबाकू में शामिल किया जाता है। तो खैनी का खाने वाले बिहार में आपको विद्यार्थी अगर देखा जाए तो इसकी संख्या करीब करीब 100 में 80-85 माना जा सकता है। 80 लोग कम से कम उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता है खैनी खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बिहार में देखना घूमती खैनी का दुकान को कहीं कहीं सभी जगह मिल जाएगा, या कहीं कहीं किराना दुकान सभी आपको खैनी बेचते हैं। खैनी का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तंबाकू उत्पादन बिहार का भारत में छठा स्थान है। कितना स्थान नंबर पर हम लोग है? छठे स्थान पर है। ये पोजीशन बिल्कुल याद रखना, पोजीशन हमारे एग्जाम का क्वेश्चन का पॉइंट बनता है। गंगा का दियारा क्षेत्र में सबसे उपयुक्त इसके लिए अनुकूल स्थितियां हैं। समस्तीपुर और वैशाली जिला में इसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा समस्तीपुर और वैशाली तंबाकू का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जिलों में भी इसकी खेती होती है। तंबाकू की खेती इन जिलों में 140 लाख हेक्टेयर हजार क्षेत्र में हो रही है, जिसमें 16,140 मीट्रिक टन तंबाकू का हम लोग उत्पादन करते हैं। देखो आज समझिए कि इसको बेचना तो घर कानूनी है, लिखा भी रहता है 18 साल से कम उम्र को बेचना है, लेकिन इसका उत्पादन से ज्यादा डिग्री और इसकी बिक्री हो जाती है। प्रोसेस थोड़े लंबे चौड़े रहते हैं। खैनी का पहले खेती की जाती है, खेती को विद्यार्थी उस खैनी को काट कर फिर गांज के रूप में केंद्र दबाया जाता है। दबाने के बाद फिर उसको पहले सुखाया जाता है, फिर दबाकर तब जाके विद्यार्थी जब पत्ता दब जाता है तब खैनी के रूप में आता है, जो देखते हैं काट के बेच रहते हैं। ये सब तंबाकू के कहता है विद्यार्थी। इसके बाद बिहार में सब्जियां, फल, मसाले ये सभी की खेती होती है। इस समय देखते हैं बिहार में सब्जियों के अंतर्गत कौन को जो उत्पादन करते हैं? आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लुबिया, फूल गोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि की खेती की जाती है। देखो विद्यार्थी, सब्जी हमारे भोजन का एक प्रमुख भाग है और इसमें से हम लोग मुख्य रूप से सब्जियों के उत्पादन में बिहार में किन किन सब्जियों का उत्पादन होता है? अतः बिहार में सब्जियों के अंतर्गत अभी आलू का बोने का समय है। आलू नए आलू बाजार में आ भी गए हैं, आलू हुआ भी रहा है और कितने के आलू तैयार भी हो गए हैं। तो कहते विद्यार्थी आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लुबिया, फूल गोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि की खेती की जाती है। इसमें आलू सबसे प्रमुख सब्जी है। सब्जियों का राजा भी आलू को कहा जाता है। सब्जियों का राजा किसको कहा जाता है? आलू को। इस सब सब्जी के साथ मिलकर बन सकता है, समझो विद्यार्थी। इसलिए सब्जियों का राजा भी आलू को कहा जाता है। कदम एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है और साथ ही इसको खाते भी हैं। इसकी खेती बिहार के लगभग सभी जिलों में होती है। कुछ जिलों में इसकी खेती 2-2 फसलों में होती है। कहता है विद्यार्थी किसी किसी जिले में तो इसको विद्यार्थी आपको 2-2 बार उपजाया जाता है। आलू का कुल उत्पादन 5,66,000 मीट्रिक टन है, जो कितना भूमि में 1,68,000 भूमि पर इसकी हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की गई थी, जिसमें कितना हमने उत्पादन किया है?
5,66,000 मीट्रिक टन हमने इसका उत्पादन किया है। पटना एवं नालंदा आलू पैदावार में अग्रणी है। कहता है कि सबसे ज्यादा आलू बिहार में 2 जिला उत्पादन करता है, पहले नंबर पर पटना, दूसरे नंबर पर नालंदा। प्याज की खेती भी मुख्य रूप से, अब आलू के बाद किस पर आ जाते हैं, प्याज पर। प्याज भी आपका एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी आपके भोजन का स्वाद लाने वाला समझिए कि सब्जी है, और उस सब्जी को विद्यार्थी की समझ रहा है कि इसके प्याज के बिना मुर्गा पनीर तो सोचना भी मुश्किल है, ठीक है ना, जिसको तुम समझ रहा है। या कोई सब्जी के साथ अगर प्याज बड़े मात्रा पर दे दिया तो प्याज का उत्पादन हम क्या है, प्याज की खेती मुख्य रूप से पटना एवं नालंदा में होती है। प्याज की खेती मुख्य रूप से कहाँ में होती है, पटना एवं नवादा, ऐसे इन्हें भी उत्पादन करते हैं, दूसरे जिलों में उत्पादन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेंशन किया सबसे ज्यादा मात्रा में कहता है कि नवादा, गया और जहानाबाद। देखिए आप जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, आपका जहानाबाद भी इसमें कम से कम प्याज में आ गया है। कहता जहानाबाद में प्याज की खेती बड़े स्तर पर काफी की जाती है, और आप देखते होंगे प्याज को बजाते यहाँ प्याज का कुल उत्पादन कितना होता है, 3,55,000 मीट्रिक टन। क्या होता है, 3,55,000 मीट्रिक टन होता है। सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर गंडक एवं बागमती के दियारा क्षेत्रों में होती है। पटना और उसके आसपास के बड़े भूभाग पर अनेक प्रकार की सब्जियां और भी उत्पादन की जाती है। तो कहता है कि विद्यार्थी अब आगे बढ़ते हैं, मिर्च समझ रहा है, थोड़ा सा तीखा स्पाइसी खाने का जो आपको शौक है, और उसमें भी एक आध तो मिर्चा ऐसा होता है जो उल्टियां मिर्चा कहते हैं, देखने में छोटा लेकिन विद्यार्थी घाव करे तीखा, और अगर उसको खा लो तो घर से बाहर, बाहर से घर कितना बार डांस कर लो, कुछ खाना मुश्किल है, तो वही मिर्ची में देखते हैं। लेकिन जो बड़ी मिर्ची है पावर देखना उसी प्रकार कम रहेगा। तो कहता है मिर्चा, जिसको चीनी भी कहते हैं। मिर्च की खेती का दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारों पर बृहद पैमाने पर क्या की खेती होती है, मिर्च की खेती होती है। बिहार में अन्य मसाले जैसे हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन की भी खेती होती है। कहता है कि सब मसाला का उत्पादन हमको ज्यादा नहीं है, लेकिन कम बेसी इस सब फसलों का, जिसका क्या कहते हैं, सब्जियों का और मसालों का हम उत्पादन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा आते हैं फलों पर। मौसमी फलों में आम, मौसमी फलों में आम कहता है लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा, मखाने बिहार में उत्पादन किया जाता है, उत्पन्न किए जाते हैं। कहता है इसमें से आम के लिए कहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ के कई प्रकार का आम है, इसमें से आम कहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जे याद रखना है, भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का, पूर्णिया, दरभंगा जिले का आम प्रसिद्ध है। और आप लोग वैसे भी जानते हैं मुजफ्फरपुर की लीची, समझ रहा है कैसे फेमस है, पूरा सुनने में आता है। मुजफ्फरपुर का लीची, बनारस का पान, और गया का तिलकुट, इस पर गाजीपुर का केला, केला में भी हम लोग आगे हैं। कहता विद्यार्थी लीची का शिलांग पर खाजा, सबको याद करना है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली की ख्याति प्राप्त है। वैशाली, खगड़िया, देखिए लीची के लिए कौन कौन मेंशन करो, यहाँ मेंशन किया, नंबर 1 पर कौन, मुजफ्फरपुर, और दूसरे नंबर पर वैशाली। यानी ऐसे कहता है मुजफ्फरपुर की लीची, बनारस के पान, हाजीपुर के केला, और फिर विद्यार्थी गया के तिलकुट। लिट्टी चोखा भी हमारे यहाँ के प्रसिद्ध है, ये भुलाना नहीं है, ठीक है ना। वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर के बड़े पैमाने पर केले के बागान है। कहता है विद्यार्थी इन सब क्षेत्रों में क्या है, केला का बड़े, जिसमें हम लोग विद्यार्थी अब फसल बोते हैं ना, उन लोग केला का खेती करता है। आप अभी चल जाइएगा पटना के ही, आप देखिएगा आपको सोनपुर के क्षेत्रों में आपको विद्यार्थी केला को गंगा नदी के किनारे जोत देगा, जोत कर विद्यार्थी केला की फसल को लगातार रोपाता है, और फिर इसको काटता है। ज्यादा बड़ा नहीं पेड़ होता है, लेकिन विद्यार्थी केले बड़े स्तर पर देखते हैं, हाजीपुर से आते हैं। कहते हैं विद्यार्थी मखाने के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है, मधुबनी एवं दरभंगा। मखाना की खेती तालाब में होती है, क्या चीज होती है, तालाब में होती है, और उसके बीजड़ा आपको देखिए, आप पढ़े भी थे छठा क्लास में, मखाने की तालाब में, और उसके बीज है विद्यार्थी पानी में डूब जाते हैं और अंदर से निकालना पड़ता है, तो बहुत मेहनत वाली बातें होती है। अर्थात मखाने की खेती, जिसको मखाना उजला उजला नहीं दिखता है, तो आपको अभी देखना खूब उसका उत्पादन होगा, तो दिख रहा होगा। गंगा के दियारा क्षेत्र में खीरा, काकड़ी और तरबूजा की खेती होती है। गंगा के दियारा क्षेत्र में आपको क्या होती है, कौन कौन क्षेत्रों, कौन कौन फसलों की खेती होती है, यानी आपको मुख्य रूप से फलों में खीरा, काकड़ी, तरबूज सब जो खाते हो, अर्थात आपको गर्मी का सदाबहार जो आपका फ्रूट है, ये सब आपको गंगा के दियारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर उत्पादन किए जाते हैं। कहता है कृषि की समस्याएं, इतना तो हम लोग देखें कि कृषि की बात की कितना प्रकार की कृषि हम कर रहे थे, लेकिन इनमें समस्याएं क्या क्या है, बाधाएं क्या क्या है,
जो हम देखते हैं। कहता है कि कृषि प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, बिहार की 90% आबादी देहातों में रहती है। कहाँ रहती है विद्यार्थी? 90%, यानी 10% जनसंख्या ही बिहार की विद्यार्थी शहरों में रह पाती है और 90% देहातों में। और देहातों में विद्यार्थी ऐसा तो है नहीं कि कोनो बड़ा बड़ा फैक्ट्री या कंपनी स्थापित है, अर्थात विद्यार्थी इसका मुख्य आधार जीविका का क्या होगा? कृषि होगा, एग्रीकल्चर ही होगा किसी न किसी रूप से। 80% जनसंख्या, इसीलिए कहता है बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार की बार-बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो बिहार की 80% जनसंख्या क्या है? कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है? अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। कहता है कि एक हेक्टेयर में दूसरा राज्य जितना उत्पादन कर लेता है दूसरे पकड़ों का, उतना हम विद्यार्थी उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अर्थात यहाँ पे कहीं न कहीं विद्यार्थी टेक्नोलॉजी, आधुनिक बीजों और मशीनों का अभाव है, यानी जो रासायनिक बीजों और मशीनों का जो अभाव है, इससे हम लोग क्या जूझ रहे हैं? सिंचाई का अभाव है। पता कि यह राज्य कृषि संबंधित अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें पहला क्या है? मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। कहता बिहार में अक्सर आए दिन आप सुनते हैं, हमेशा उत्तरी बिहार हमारा बाढ़ से डूबा हुआ रहता है और वहाँ की जनसंख्या अस्त व्यस्त रहती है। तो कहता है कि इससे क्या होती है? बिहार में बारिश होती है काम भर, इतना बार जरूर होती है कि हम इसका सदुपयोग करें, तो विद्यार्थी हमें सिंचाई की अच्छी उपलब्धता हो, लेकिन हम लोग पानी भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः यहाँ भारी बारिश और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी हमारी कटकर दूसरी जगह चली जाती है। और इस प्रकार से कहता है कि साथ ही वर्षा से लगातार रासायनिक खादों के उपयोग में मिट्टी का ह्रास हो रहा है। और कहता है ज्यादा वर्षा होता है, इसलिए रासायनिक खादों का प्रयोग ज्यादा करते हैं उत्पादन के लिए, और इन उत्पादन के कारण क्या था कि विद्यार्थी मिट्टी में के क्या उर्वरक क्षमता में कमी आती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट बोलेगा बिहार में आपको कृषि में उत्पन्न समस्याओं को लेकर, बिहार में निम्नलिखित कृषि में समस्याएं हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। एक पॉइंट में खाली मेंशन करना है, वर्णन करने का है तो वर्णन करेंगे। घटिया बीजों का उपयोग, हमारे अधिकांश किसान हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है जो विद्यार्थी बाजार से अच्छे किस्म का रासायनिक बीज को खरीद सके, जो साथी प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा संशोधित हो। साथ साथ में ब्लॉक द्वारा जो वितरण होता है वो भी थोड़ी महंगी रहती है, तो लोग नहीं खरीदते हैं। रहता तो सस्ता ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान नहीं खरीद पाते हैं। अतः विद्यार्थी उनके घर में पिछला फसल में जो खराब बीज है उसी बीज को रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं घटिया बीजों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आधा बीज मरा हुआ है या डूबा हुआ है, तो उसको छानने की टेक्निक मालूम नहीं है। अच्छे बीज का परिवर्तन कैसे करते हैं हमने पढ़ा भी है। पानी भर टैंक भर लीजिए, सब बीज को डाल दीजिए उसमें, जो बीज तलने में बैठ जाओ क्या है? अच्छे बीज होते हैं। लेकिन कितना किसान इसे चेक करता है? कुछ नहीं चेक करता है। और जो बीज है अच्छे बीज और खराब बीज दोनों को मिला के उसी हेक्टेयर के हिसाब से डाल दिया। तो मान लिया कि एक कट्ठा में अगर मान लिया कि 1.5 किलो लग चाहिए ना, तो 1.5 किलो ही डाल दिया, जिसमें आधा खराब है तो आधा तो पहले जमेगा नहीं, अर्थात उत्पादन में क्या होगी? घटिया बीजों के कारण उत्पादन में प्रति हेक्टेयर क्या होगी? कमी आएगी। खेतों का छोटा आकार, आए दिन विद्यार्थी क्या है? हमारे देश की ही नहीं हमारे राज्य की भी जनसंख्या दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगुनी होते जा रही है। और यहाँ तक तो वर्तमान सर्वे के अनुसार हम दुनिया के नंबर 1 स्थान पर भारत देश अपना आ गया है। अब चीन को पछाड़ते हुए हम पहले स्थान को, गर्व की बात है कि हमारे पास जनसंख्या बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य की भी बात है कि इन्हीं जनसंख्या हमारे लिए एक विकट समस्या बनकर आ रही है। इनके पेट भरण के लिए, पोषण के लिए, या जमीन का बढ़ता विद्यार्थी बड़े आकार को छोटे आकार में बदलना, बंटवारा 1 बीघा हम 2, हमारे 2 सरकार नारा देती है, लेकिन हमारे देश में नारा को तोड़ दिया जाता है। हम 2 हमारे 4 आगे 16 के नारे पर हम लोग जो चल रहे हैं, इस हिसाब से 1 बीघा आधा बीघा में बदल, फिर आगे कट्ठा में बदलते हुए अब टुकड़ों में आ गया है, जहाँ पे अच्छे से खेती नहीं हो पाती है। और इसके कारण हमारे खेतों का आकार क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। किसानों में रूढ़िवादिता, हमारे आज के भी किसान बहुत सारे क्या हैं? रूढ़िवादी परंपरा पर जी रहे हैं, अर्थात तो वर्तमान के संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे में आधुनिक विद्यार्थी कृषि पद्धति का उपयोग न करना, समय पर सिंचाई न देना, और साथ साथ विद्यार्थी बारिश पर आश्रित रहना। बारिश भी हमारे देश के, बिजली का समय पर पूर्ति न हो पाना, सही समय पर सिंचाई, इस सब कारणों से, और फसलों की रख रखाव नहीं कर पाते हैं। और इन सब कारणों से क्या होते हैं? किसानों में रूढ़िवादिता, पुराने जैसे परंपरा में बो दीजिए हो जाएगा। इसके कारण में क्या है? यहाँ के किसान परिश्रमी है, पर कम भाव और रूढ़िवादिता पर
अधिक भरोसा करते हैं, भाव पर भरोसा करते हैं। अरे वो दिए है ना, जितना होगा होना होगा। मिट्टी की ना जांच कराएंगे आपके मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, उसी के हिसाब से खाद डाला जाता है। लेकिन जो पोषक तत्व है उसी प्रकार का खाद डाल रहा है। पोटास की कमी नहीं है, पोटास डाले जा रहा है। कभी कभी विद्यार्थी मिट्टी में किसी प्रकार का आपको कीड़ा वाला लग गया तो उसके जिंक सल्फाट सब की जरूरत है तो सब नहीं डाला, डीएपी की, यानी मिट्टी की जांच के हिसाब से पता की जाती है कि उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है। तो ये क्या है, हमारे किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अभी पुरानी परंपरा पर देश इतना डेवलप कर गया है और आज हम विद्यार्थी में क्या है, बटने वाला मोबाइल पर चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हाई टेक, आप क्या हो रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी आपको टेक्नोलॉजी क्या, आज भी हम पुराने ही वो चौक वाला सिस्टम पर आधा शरीर भर रहा है, भर रहा, ऐसा नहीं कि वो खराब था, वो हमारी अच्छी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी बहुत क्या थी, सुधार की आवश्यकता थी। कहता है कि बिहार में आज ट्रैक्टर से तो अब हर एक किसान इतना छोटा कार हो गया कि हर बैल भी नहीं रख पाता है, अब ट्रैक्टर से जुताई कर पाता है। जुताई में काफी बीज का पैसे खर्चे हो गए, उस पैसे को फिर विद्यार्थी बीज में गया, सिंचाई में गया, अतः विद्यार्थी एक कट्ठा खेत है, एक कट्ठा के लिए बोरवेल अपना दफा नहीं सकता है, अर्थात जितना का उत्पादन नहीं करेगा उससे ज्यादा विद्यार्थियों की क्या हो जाएगी, लागत लग जाएगी। इसके कारण किसानों के छोटे आकार और उनकी रोजी वार्ता सोच में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। पहले के किसान क्या थे, एककों के पास 10-10 बीघा, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा होता था। आज के विद्यार्थी पूछोगे तो 10 कट्ठा या 5 कट्ठा मुश्किल से, बढ़िया से काम को छोटे छोटे किसान बता दें तो कहना मुश्किल है। बटाई का खेत करते हैं, मालिक कोई और है और मेहनत उसको बहुत कम मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने हैं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर पर आपको विद्यार्थी क्या होती है, बाढ़ ग्रस्त इसका है, यानी बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे पास है जो कृषि योग्य हो सकती है, लेकिन इसमें से 64 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो बाढ़ से डूबी हुई है। तो इतना तो इसी प्रकार गया, अगर घटा दिया जाए 93 से तो विद्यार्थी बहुत कम मान लिया जाए कि 93 - 64 अगर घटाते हैं तो कितना बच गया, मात्र 29 लाख हेक्टेयर लमसम में तब खेती कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे उत्पादन क्षमता में कमी हो जाएगी। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 59.36% ही केवल बुआई क्षेत्र है, और इसमें क्या 59 जितना बिहार के पास 100% जो भूमि है और उसका विद्यार्थी लगभग में 59.36% की भूमि क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बुआई कार्य करते हैं, और 40% से अधिक कृषि क्षेत्र अनुपयोगी है। और इसमें भी जो 59% है जहाँ पे विद्यार्थी कृषि कार्य हो सकती है, लेकिन जिसका 40% से अधिक क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र अनुपयोगी रह गई है, मतलब वहाँ पे हम कृषि कार्य करते ही नहीं, अर्थात 19% में, अतः इन सब कारणों से हम क्या है, पिछड़े हुए हैं। बिहार में लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव है, यानी जल से क्या है, ग्रसित है, यहाँ पे सब दिन पानी से डूबा हुआ रहता है, इसका भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जल में भी होने वाले ऐसे बहुत सारे फसल हैं जिसका हम उत्पादन कर सकते हैं। इसमें 8.35 लाख हेक्टेयर भूमि बिहार उत्तर बिहार में है, कहता कि 9.41 में से 8.35 लाख हेक्टेयर क्या है, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है जो विद्यार्थी जल से डूबा रहता है, अर्थात बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। इसमें हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि बाढ़ की समस्याओं को शेष 1.06 लाख हेक्टेयर मोकामा ताल में है। कहाँ में है, मोकामा, पटना का मोकामा। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है। हम लोग सब्जी के उत्पादन के स्थान पर है, इसलिए नंबर स्थान रखते हैं कहाँ में, अपने देश में, भारत में। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची, हाँ एक चीज हम लोग आगे हैं, बिहार देश क्या है, लीची और अमरूद का उत्पादन में क्या है, भारत पहला स्थान रखता है। तो गर्व की बात है, आपको बोलना है कि हम लोग लीची और अमरूद के उत्पादन में क्या है, देश में पहले नंबर पर आते हैं। सिंचाई की समस्या भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिससे विद्यार्थी आपको खेतों का छोटा आकार, सबके लिए बोरिंग सुविधा उपलब्ध न होना, बारिश पर निर्भरता, सबसे मेन कारण बारिश पर निर्भरता। बिहार में आए दिन कहीं सुखाड़ पड़ रहा है तो कहीं दहाड़ पड़ रहा है, बारिश बरसात इसमें मीठे पानी आ जाते हैं जिसका विद्यार्थी हम लोग उपयोग नहीं करते, सब कुछ जलमग्न हो जाता है, और गर्मी के मौसम में सब सुखाड़े पड़ रहा है। तो सुखाड़ यानी उत्तरी बिहार हमारा दहाड़ से और सुखाड़ से आपको विद्यार्थी क्या है, ग्रसित है। अतः विद्यार्थी दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सरकार जहाँ पे बैलेंस हो सकता है समय के साथ। अतः बिहार की सिंचाई समस्या, यहाँ की कृषि क्या पर आधारित है, मानसून पर निर्भर है। बिहार की कृषि किस पर निर्भर है विद्यार्थी, मानसून पर आधारित है, और बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नियति है। नियति मतलब प्रकृति का ये देन है कि
कि बाढ़ और सुखाड़ से आए दिन बिहार क्या है विद्यार्थी, ये ग्रसित है। कहता है फिर भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, और कहता है कितना जैसे बाढ़ होने वाला को सुखाड़ देने की व्यवस्था कर दिया जाए तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंसिंग हो सकता है। यहाँ की सकल की गई भूमि के मात्र 46% पर ही सिंचाई हो पाती है और शेष भाग सिंचाई से वंचित रह पाता है। भारत की जितनी भूमि है इसमें से लगभग विद्यार्थी कितना प्रतिशत भूमि, 46% भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, शेष भूमि सिंचाई से वंचित है, अतः उन क्षेत्रों पर बारिश पर निर्भरता है। बाढ़ समझते हैं कि भयंकर स्थिति है जो अधिक बारिश के कारण होती है या नदियों के जल में बहुत तेज वृद्धि के कारण होती है। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, बाढ़, यहाँ की अधिकतर नदियां विनाशकारी बाढ़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बिहार की अधिकांश नदियां हैं जो बिहार में आए दिन बाढ़ लाती रहती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट जमा करती है। सिल्ट का मतलब है कि विद्यार्थी रेती बालू से जमा करती है। तली सिल्ट के जमाव के कारण नदियां अपना मार्ग बदल देती है। कहता कि बालू के बालू जमा करते करते विद्यार्थी क्या होती है, आगे बालू का टीला बना देती है और रास्ता बदल देते हैं। तभी एक क्षेत्र से बह रही थी, कंटिन्यू क्षेत्र में बाढ़ था, आए दिन विद्यार्थी क्या होगा, दूसरे क्षेत्र से मुड़ गए तो दूसरे क्षेत्र में बाढ़ लाएंगे, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आता है और बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। और बाढ़ विद्यार्थी क्या है, एक बहुत बड़ा आपदा, जिससे क्या होता है, धन जन दोनों के नुकसान होता है। योजना आयोग के अनुसार बिहार में 64 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कता के क्षेत्रों में नदियों द्वारा मार्ग बदलने से नदी मार्ग बाहर निकली हुई भूमि पर आधिपत्य को लेकर बाहुबलियों और नक्सलियों का आंतक दियारा प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी देखिए विद्यार्थी, बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में विद्यार्थी दो बिहार के एक और दुर्भाग्य है, हमारा समय के साथ क्या है, प्राकृतिक सोच न बदलने के कारण विद्यार्थी यहाँ पे बाहुबली उसको कहते हैं जो ताकतवर है, बलवान है, किसी प्रकार से इन दियारा क्षेत्रों से जब जनसंख्या हट जाती है तो बाद में आके इन लोग कब्जा कर लेते हैं। या नक्सलवाद से भी हमारे बिहार क्षेत्र किसी न किसी रूप से क्या है, प्रभावित है, अर्थात आतंकवादी से। और इसका दियारा क्षेत्र में इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी वर्ष 2006 में से अक्टूबर में खगड़िया जिला में इस प्रकार की भूमि विवाद के कारण भयंकर नरसंहार हुआ। नरसंहार का मतलब है मानवों का सरेआम कत्लेआम। इन सभी समस्याओं से अतिरिक्त पूंजी का अभाव, बिहार के लोग गरीब भी हैं, पशु की दयनीय दशा, पशु की स्थिति यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है, उनको चारे की उचित व्यवस्था नहीं होती है, जनसंख्या, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं, ये सब क्या है, कृषि के विकास में एक बाधक है। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्याएं, फिर क्या करता है विद्यार्थी, सामाजिक समस्याएं, कुछ प्रकार के सामाजिक किसी के फसल को बर्बाद कर देते हैं या नष्ट करते हैं। कहता है कि कृषि कैलेंडर, कहता है एग्रीकल्चर कैलेंडर, मध्य जून में भारी वर्षा के बाद खेत में हल चलाया जाता है। कहता है कि जब खूब तेज गर्मी के बाद बारिश होती है जून तक, तो हम लोग क्या करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं। कहता है जुलाई में खरीफ की बुआई होती है। जून जुलाई में आपको ऐसे भी सुने हैं कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई में। और अगस्त में धान के पौधों को प्रतिरोपण किया जाता है, मतलब है कि धान को बो तो देते हैं, यानी मोरी जिसको कहते हैं बीड़ा, और इसके बाद इस फसल को कवार कर, मोरी को कवार कर दूसरे खेतों में तैयार करके कब रोपते हैं, लगभग में अगस्त में। सितंबर में खरीफ फसल तैयार हो जाता है। सितंबर में खेत को रबी फसल के लिए तैयार किया जाता है। जनवरी में किसके लिए तैयार किया जाता है विद्यार्थी, सितंबर महीना में हम लोग विद्यार्थी लगभग में रबी फसल जैसे धान की कटाई होती है। उसके बाद विद्यार्थी अक्टूबर नवंबर से हम लोग विद्यार्थी इक्यासी की बुआई करने लगते हैं रबी फसल की। जनवरी में खाता कि रबी फसल की निकौनी, जनवरी महीना में एक महीना के बाद आपको निकौनी होगी और मार्च अप्रैल में इस फसल को क्या कर लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। बाद में गन्ने की खेती में लोग लग जाते हैं। इसके बाद क्या में लग जाते हैं, गन्ने की खेती में। अब बिहार में हम लोग जल संसाधन देखना है, वाटर रिसोर्सेज। कहता है कि बिहार में क्या देखना है विद्यार्थी, जल संसाधन अर्थात वाटर रिसोर्सेज। बिहार में जल का विशाल भंडार है जो हमें दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है। बिहार में विद्यार्थी किसी चीज में हम लोग धनी हैं, तो वर्तमान में जल में धनी है।
कि यहाँ पे कम से कम जल पर्याप्त मात्रा में है। कहता है धरातीय जल है एक भूमिगत जल है। कहता है धरातीय जल का मतलब जो भूमि स्तर के ऊपर हो, और विद्यार्थी तलीय जल का मतलब भूमि अंदर के भौजल के रूप में कर सकते हैं। ऊपर क्या हो सकता है, धरातीय जल में नदियां आप देख सकते हैं, जलाशय देख सकते हैं, तालाब देख सकते हैं, और किसी प्रकार के और जल स्रोत झरने देख सकते हैं। और भूमिगत जल में क्या देख सकते हैं, कुआं खद के निकालते हैं, झरना द्वारा भी, झरना आपको भूमिगत में चला गया है, नलकूप आपका जो मोटर पंप द्वारा निकालते हैं, हैंडपंप, चापाकल सम्मिलित है, सब क्षेत्रों द्वारा हम लोग इत्यादि द्वारा क्या करते हैं, जल की निकासी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जल संसाधन का उपयोग। कहता है कि विद्यार्थी बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से क्या चीज होती है, सिंचाई, गृह एवं औद्योगिक संसाधनों में किया जाता है, और यही तो मुख्य रूप से जल उपयोग के माध्यम है। कहता है लेकिन वर्तमान में 95% से अधिक जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है। कहता है बिहार में जितना जल है उसका 95% जल का उपयोग हम किस क्षेत्र में करते हैं, कृषि क्षेत्र में करते हैं। कृषि में देखते हैं आए दिन आप देखते होंगे किसान खेत में पानी चालू करके छोड़ देते हैं, पानी उनका खेत में ओवरफ्लो हो रहा है, तभी इस भी भयंकर समस्या है, जल का अपव्यय है, और इस पर थोड़ा क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा। क्योंकि मानसून से वर्षा की अवधि मात्र 4 महीने होती है। बिहार में बारिश कितने महीने होती है, 4 महीने होती है। इसके अलावा अनियमित असमान वर्षा भी होती है, कभी कभी बीच बीच में कभी कभी टपका टुपकी बारिश होते रहती है सही महीनों में। यहाँ कुछ फसलें शीत ऋतु में भी होती है। यहाँ का मौसम शुष्क रहता है। कहता विद्यार्थी शीत ऋतु का मौसम क्या रहता है, वो शुष्क रहता है। गन्ना, आलू, प्याज आदि की खेती में समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है। कहता आलू, प्याज सब की जो खेती होती है, गन्ना, ये सब बार बार पानी नहीं खोजता है, लेकिन विद्यार्थी इस समय समय पर पानी जरूर खोजता है, और इसका निर्धारित समय, खाली पानी से डुबाने लगोगे तभी खराब हो जाएगा। इसलिए साथ समय पर इसको ना, बाकी समय में क्या हो, इसको थोड़ा सा सूखा हवा लगने की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में नहर है, कुआं है, नलकूप है, तालाब है, आहर है, पाइन है। कहता है कि ये सब द्वारा बिहार में मुख्य रूप से सिंचाई फसलों की जाती है। और कहता है कि कहीं न कहीं विद्यार्थी हमारे जिस प्रकार के देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए इन्हीं जमीनों का सही उपयोग करके और सिंचाई की उचित व्यवस्था करके हमें अधिक से अधिक उत्पादन करना है, ताकि अपनी बढ़ती जनसंख्या को हम क्या करें, भोजन उपलब्ध करा सकें। नहर, पहला हमको समझना है नहर। एक नहर का जाल आपको दिखाया, बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में आपको दिखाया कि किधर किधर से नदियां, उत्तर से और दक्षिण से मिलने वाली नदियां सब मेंशन की गई है, और किस प्रकार नहर का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि जल ही द्वारा एक जीवन का क्या है, जिस प्रकार का आपके शरीर में रक्त प्रवाह द्वारा आपके जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी आपको फसल के लिए कम से कम फसल उत्पादन, अच्छे उत्पादन के लिए जल का व्यवस्था होना क्या है, जरूरी है। अब कहता है बिहार में नहर में क्या, बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। क्या है नहर, नहर क्या होती है, नदियों के जल को रोककर, नदियों के जल को रोककर वहां से विद्यार्थी या किसी प्रकार से नदियों से कनेक्ट करके नहर बनाई जाती है, अर्थात पक्की एक विद्यार्थी पैन जैसा आकार दिया जाता है, जिसको नहर कहते हैं, और इसको घेर कर सरकार इसका सहयोग करती है, आम इंसान तो नहीं इसको बना पाता है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होता है। मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ, सबसे आसान होता है मैदानी भागों में। मैदानी भागों की मिट्टी थोड़ी सी काटनी आसान होती है, और पहाड़ी भागों में थोड़ा सा कठिन होता है। अर्थात बिहार का अधिकांश क्षेत्र मैदानी भाग है, और इन क्षेत्रों में विद्यार्थी नहरों का विकास आसानी से हो पाया है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, लोगों के जल की, किसानों को जल को उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि यहाँ पर समतल, देखिए विद्यार्थी, यहाँ की भूमि समतल भूमि, मुलायम मिट्टी, विस्तृत कृषि क्षेत्र है, तथा सतत वाहिनी नदियां द्वारा जल की इसको पूर्ति होती है। सतत वाहिनी किसको कहते हैं, वैसी नदियां जिसमें सालों भर बारिश, सॉरी सालों भर जल होता है, सतत वाहिनी नदियां रहती है। ये नदियां मुख्य रूप से गंगा है, आपको विद्यार्थी, जिसमें आपको विद्यार्थी वहां से क्या होता है, इसमें सतत वाहिनी सालों भर इसमें पानी रहता है। इस सबको अगर नहर से जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी क्या होगा कि हमारे राज्य को जल की पूर्ति अच्छे से हो सकती है। उत्तरी बिहार की अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती है, उत्तर बिहार की अधिकतर नदियां कहाँ से निकलती है, हिमालय से। हिमालय में क्या है, बर्फ है, बर्फ सब दिन पिघलता है, और बर्फ पिघलने से क्या होता है विद्यार्थी, वो नदियों का जल हमें सतत यानी सालों भर प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ की नहरों से यहाँ के नहरों में वर्ष भर जल रहता है। इसके विपरीत दक्षिण गंगा के मैदान की नहरें छोटा नागपुर पठार से निकलने के कारण बरसाती है। पता जाती दक्षिण गंगा के जो मैदान है, वहाँ की नहरें छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं। पठारी क्षेत्रों में जब बारिश होगा तो वही जल रहेगा,
बारिश के बाद जल की समस्या समाप्त हो जाएगी। अतः विद्यार्थी यहाँ पे अधिकांश दिन क्या रहेंगे, सूखे रहेंगे। इनमें बर्फ पर जल नहीं रहता। इस भाग में नदियों पर बांध बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकतानुसार खेतों का पानी पहुंचाया जाता है। बिहार में कुछ नहरों का विकास आजादी के पूर्व और कुछ आजादी के पश्चात हुआ है। कहता विद्यार्थी जो नदियां बरसाती हैं, इतना तो बरसात में पानी जरूर आता है जिसका अगर विद्यार्थी बांध बनाकर रोक लिया जाए तो उससे हम विद्यार्थी अपने राज्य को सालों भर जल उपलब्ध करा सके। लेकिन कुछ ही नदियों पर दुर्भाग्य के सभी नदियों पर बांध नहीं बनाया गया है और जिन पर बनाया गया है उसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। और उसके द्वारा जहां जहां बनाया गया है, जैसे सोन आप देखेंगे, सोन पर बांध बनाकर विद्यार्थी उससे क्या होता है, नहर द्वारा खूब सिंचाई की जाती है और नहर द्वारा धान का उत्पादन हमारा खूब होता है। इस प्रकार से आए दिन बिहार में इस सब पर हमें ध्यान रखें। सोन नहर परियोजना पहली बार हमें पढ़नी है, जैसे बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नहर परियोजना भी है। कहते हैं यहाँ सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है, ये लेटेस्ट भी है। और कहता है कि इसे 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। कहाँ पे विद्यार्थी, डिहरी। पूछा जाएगा सोन परियोजना कहाँ पे बांध बनाया गया है, डिहरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। कब बनाया गया था, 1874 ईस्वी में। इसमें दो नहरें निकाली गई है, पूर्वी पश्चिमी सोन नहरें। इन नहरों के द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कैसा है, इससे दो नहरें निकाली गई है। इसके पूर्वी नहरी नहरों से कौन कौन जिलों के विद्यार्थी पानी की व्यवस्था होती है, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना सूखाग्रस्त क्षेत्रों को 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सारण नहर, दूसरा क्या है, सारण। गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण हुआ। सारण नहर का निर्माण कब हुआ था, खाली इसकी डेट याद रखना है, कब हुआ था विद्यार्थी, 1880 ईस्वी में। ढाका नहर, ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर, कौन नदी पर विद्यार्थी, ललबकिया नदी पर यह छोटा नहर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। इसके द्वारा 45 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। कहता विद्यार्थी ढाका नहर कहाँ है, ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर एक छोटा नहर बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। इसके द्वारा 45 हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। त्रिवेणी नहर क्या है, इसका निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ है, 1903 ईस्वी में। कहाँ विद्यार्थी याद रखना, पश्चिमी चंपारण जो भारत नेपाल की सीमा पर किया गया है। जो किस नदी पर, गंडक नदी की त्रिवेणी नामक, गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ। इससे कुल लंबाई 1.094 किलोमीटर है और इससे पश्चिमी चंपारण जिलों की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। दादा विद्यार्थी इस पॉइंट को फिर से मेमोराइज करते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण जो भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ता है, गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1.094 किलोमीटर है और इससे लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर पश्चिमी चंपारण की भूमि को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। आजादी के बाद की नहरें, अब देश आजाद होने के बाद की नहरें कौन कौन है। आजादी के पूर्व की नहरें थी, आजादी के यानी बिहार की नहरों को 2 भागों में बांटा जाता है, आजादी के पूर्व और आजादी के बाद। पता कोसी नहरें क्या है, कोसी नदी जो आप जानते हैं भारत नेपाल की सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई है। पूर्वी कोसी किनारे पर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर। कहता विद्यार्थी बिहार की अवसापित नदी, कहता कि अभिशापित नदी कोसी नदी पर यह बांध कहाँ बनाया गया है, भारत नेपाल की सीमा पर हनुमान नगर में। पूछा जाएगा कोसी नदी पर बांध कहाँ पे बनाया गया है, हनुमान नगर में। ये कहाँ पड़ता है, भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पर पड़ता है। इससे 2 प्रकार की नहरें निकाली गई है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई 44 किलोमीटर है। पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई कितना है, 44 किलोमीटर। इसका मुख्य नहर की 4 शाखाएं हैं, यानी पूर्वी कोसी नहर 4 भागों में डिवाइड होती है। पहला जाता है मुरलीगंज नहर, आनकी नहर, पूर्णिया नहर एवं अररिया नहर। कहता विद्यार्थी पूर्वी कोसी नहर को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इन 4 भागों 4 अलग अलग क्षेत्रों से गुजरता है। पहला है मुरलीगंज नहर, दूसरा है जानकी नहर, तीसरा पूर्णिया नहर, चौथा अररिया नहर। इस प्रकार से नहर के शाखाओं
और उप शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई कितना है 3040 किलोमीटर है। कहता है इसके मेन ब्रांच के साथ साथ इसके छोटे ब्रांचों को अगर सम्मिलित रूप से जोड़ा जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है 3040 किलोमीटर लंबी इसकी कुल शाखाएं हो जाती है। पूर्णिया, सहरसा एवं मधेपुरा जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को इसके द्वारा पूर्वी नहर द्वारा क्या किया जाता है सिंचाई की जाती है। अब कहता है कि इसकी पश्चिमी कोसी नहर की कुल लंबाई कितना है 115 किलोमीटर लंबी है। कितना है विद्यार्थी पश्चिमी कोसी नहर की कुल लंबाई कितना है 115 किलोमीटर है। कहता है कि यह दरभंगा जिला की लगभग 3 लाख भूमि को इसके द्वारा क्या किया जाता है सिंचाई किया जाता है। कोसी की पश्चिमी नहर से दरभंगा के लगभग में कितना भूमि को 3 लाख भूमि को हम लोग क्या करते हैं सिंचाई करते हैं। गंडक नहर परियोजना कहता है कि जैसा कि नाम है गंडक नदी पर है। कहता गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर 85 किलोमीटर दक्षिणी वाल्मीकि नगर के पास 743 किलोमीटर लंबा और 707 मीटर ऊंचा बांध बनाकर इस बांध को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया है कि विद्यार्थी गंडक नहर में कहां गंडक नदी पर बांध कहां बनाया गया है तो वाल्मीकि नगर यानी वाल्मीकि नगर में कितना मीटर लंबा और ऊंचा है तो 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है जो कितना मीटर लंबा है विद्यार्थी 85 किलोमीटर लंबा है। किस जगह स्थान पर है त्रिवेणी नामक स्थान पर है। इस बांध में पश्चिम की ओर तिरहुत नहर और पूरब की ओर सारण नहर निकाली गई है। तिरहुत नहर से सारण जिले की लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। अब कहता है नलकूप क्या होते हैं। नलकूप समझिए विद्यार्थी अगर हम भूमिगत जल को बोरवेल द्वारा यानी बोरिंग करके या चापाकल द्वारा हैंडपंप द्वारा जब बाहर निकालते हैं तो इस सबको नलकूप कहते हैं। अर्थात आज के समय में अधिकांश सिंचाई की जो सुविधाएं हो रही है नलकूप द्वारा हो रही है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नदियां है नहीं, भूमिगत जल है और भूमिगत जल की हम लोग अंधाधुंध निकासी कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है भौम स्तर जल लगातार निरंतर गिर रहा और आए दिन क्या हो रहा है हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ा, पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज के से कुछ साल पहले तक हम लोग विद्यार्थी 30 फीट 35 फीट 40 फीट तक हम लोग जल की व्यवस्था कर पाते थे दक्षिणी बिहार में, लेकिन आज क्या है विद्यार्थी आज की बोरिंग की व्यवस्था में विद्यार्थी 300 फीट तक जाने लगी है जो आम आदमी के लिए इतना लंबा बोरिंग करवाना संभव नहीं है। 100 फीट तक तो झेल लेता था लेकिन 300 350 फीट अंदर जाना उसके लिए अच्छी खासी लागत है। 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अगर व्यवस्था करके रखे तब वो अच्छा हैंड पर बैठा सकता है और उसके साथ भी उतना नीचे से पानी कोई चापाकल से खींचने में हालत खराब हो जाएगी इसके लिए मोटर डाले जाते हैं और मोटर की लागत भी इसी में इंक्लूड रहता है। अब उसके साथ बिजली चाहिए तथा इन सब टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करके आज के समय में नलकूप का प्रयोग बड़े स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या है कि आए दिन हमें जल बचाव का उपाय सोचना पड़ेगा तो आगे जाके समस्या को हम लोग देखेंगे। नलकूप क्या है सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन कौन है नलकूप। बोलेगा सिंचाई के बाद अगर नहर के बाद दूसरे नंबर पर किसी का स्थान है बिहार में तो इसका विद्यार्थी हमें नलकूपों का स्थान है। आजादी के पूर्व बिहार में नलकूपों की व्यवस्था नहीं के बराबर थी किंतु आजादी के पश्चात नलकूपों की व्यवस्था बहुत तेजी से होने लगी। अब इसके द्वारा कुल सिंचित भूमि का 38.70% भाग की सिंचाई की जाती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिलों में होती है। ऐसा भी सभी जगहों पर होती है लेकिन मुख्य रूप से मेंशन किया गया है कौन से जिलों को समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों को मेंशन किया गया है। अब आते हैं विद्यार्थी कुआं। इसके बाद अगला स्थान है तीसरे नंबर पर है कुआं। कुआं बिहार राज्य में कुएं का उपयोग प्राचीन काल में होता था। आज के समय में इसका उपयोग लगभग में बंद हो गया है लेकिन कहीं कहीं हर जगह देखने को मिलता है किंतु अब इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया। अब इसके स्थान पर पंप सेटों का प्रयोग होने लगा। पंप सेट क्या है जो पाइप है कुआं में पाइप डाल दिया जाता है जहां कहां भी हो सकता है बोरिंग करके सब जगह से भर दीजिए पाइप जो आपका हैंड पंप समझिए नहीं जो आपका मोटर द्वारा बोरिंग करके उसमें मोटर डाल दिया तो उससे पानी निकाल लेते हैं वो उसका पंप सेटों का प्रयोग होने लगा है। कुआं से सिंचाई का काम केवल 2% तक ही रह गया। कुआं से 2% सिंचाई होती है। पहले कुआं से रेहड़ चलता था लाठा पूड़ी चलता था इस सब द्वारा विद्यार्थी पानी निकालकर अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी बैलों की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है इस सब की आवश्यकताएं थोड़ी कम गई है। फिर भी कुछ मैदानी भागों में सिंचाई के लिए कुएं का प्रतिशत अधिक है लेकिन कुछ मैदानी क्षेत्र में आज भी कुआं द्वारा सिंचाई होती है क्योंकि क्या है
इसका मेन और प्रमुख कारण क्या है, उन क्षेत्रों में विद्यार्थी अगर हैंडपंप लगा भी दिया जाए तो रातें रात हैंडपंप गायब भी हो जाएगा। और इस गायब चमत्कार से बचने के लिए आज भी हम उस पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण के जिले प्रमुख हैं। दक्षिण के मैदानी भागों में, उत्तर के मैदानी भागों में कुएं से सिंचाई का काम अधिक होता है। कहता है कि दक्षिण के मैदानी भागों और उत्तर के मैदानी भागों में कुएं द्वारा क्या होता है, सिंचाई का प्रयोग अधिक होता है। नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद जिले प्रमुख हैं। जिलों में जल की सतह ऊपर होने के कारण कुओं का निर्माण आसानी से होता है। कहता है कि जहानाबाद में इस समय जल स्तर क्या कम अति गहराई में है, अतः यहाँ सामने से 20 फीट 30 फीट पर आपको कुआं खद देते हैं, उसमें जल का भंडारण हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहता है। अब है तालाब। तालाब को समझिए रहे विद्यार्थी, तालाब में आपको मछली पालन के लिए या कहीं बहुत बड़ा गड्ढा खेत का करके विद्यार्थी उसमें हम लोग पानी जमा कर लेते हैं, बरसात का जमा कर ले ये, और उस जमा का बरसात पानी का उपयोग हम बाद में दिनों तक करते हैं, उसको तालाब कहते हैं। तालाब द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्यों में उपयोग करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति है। और एक पुरानी पद्धति है, पहले के लोग जिसके पास मान ले कि 5-6 बीघा जमीन होता था, 10-12 बीघा, तो लोग क्या करते थे, कादो कट्ठा में तालाब कर देते थे ज्यादा में, जहां था उस तालाब में क्या करते, बरसात का पानी जमा रखते थे और वहां से मोटर या किसी प्रकार के कोई और टेक्नोलॉजी से अपना सिंचाई करते थे। आज भी जहां कहां तालाब देखने को मिलता है। आज के तालाब का मुख्य रूप से हम लोग उपयोग कई तरीकों से करते हैं, मछली पालन। फिर विद्यार्थी पानी वाला सिंघाड़ा जिसका नाम सुना है, उसी में मछली भी डाल के पानी वाला सिंघाड़ा भी उत्पादन कर लिया। और इस प्रकार से तालाब तो आज खुद लोग बनाते हैं, सरकार इस पर सपोर्ट करती है और विद्यार्थी आपको योगदान देती है। जिस गांव पर नहर नगर में नदी नहीं होता था, जहां नदी नहीं है वहां पे देखना तालाबी या पैन, नहरा, पोखरा, इस सब द्वारा क्या किया था, पानी को जमा किया जाता था। वहां पूजा पाठ और अन्य धार्मिक संस्कारों भी तालाब में होते थे। आज भी देखो छठ को बिहार के सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन, छठ। और जो छठ का आज भी हम लोग विधिवत व्यवस्था करते हैं, तो तालाबों में विशेष रूप से सूर्य को उपासना करते हैं और जल में उपासना देते हैं। अर्थात विद्यार्थी बिहार का पावन पर्व छठ का अर्घ यानी उसको अर्पण, जो सूर्य भगवान को हम लोग जल अर्पण करते हैं, तालाबों के किनारे किया जाता है। बिहार में 2 प्रकार के तालाब की सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है। बिहार में तालाब भी 2 प्रकार के देखने को मिलता है, एक कृत्रिम तालाब, आयो क्या है सुविधा, कृत्रिम तालाब की सुविधा मैदानी भागों में अधिक है। इस भाग में मुलायम मिट्टी के कारण जमीन खोदकर तालाब आसानी से बनाया जा सकता है, यानी मिट्टी निकालकर हम गड्ढा करके विद्यार्थी तालाब का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तालाबों में मछली पालन का कार्य होता है, साथ साथ में मखाने की खेती होती है या सिंघाड़े की खेती होती है। पानी वाला सिंघाड़ा, ना कि विद्यार्थी तुम्हारा तेल वाला आलू वाला सिंघाड़ा नहीं। भारत में 9% कृषि भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। बिहार के 9% भूमि को हम लोग किसके द्वारा सिंचाई करते हैं, तालाबों द्वारा सिंचाई करते हैं। किंतु बिहार में तालाबों द्वारा सिंचाई को 2.10% रह गया। तालाबों द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिला केमा स्थान पर है, पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई किस जिला में होती है, मधुबनी जिला में। तालाब से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई करने में कौन जिला आगे है, मधुबनी। कहता है विद्यार्थी यहाँ 17,000 हेक्टेयर भूमि को तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। दूसरे स्थान पर नालंदा है, यहाँ 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित तालाबों द्वारा की जाती है। कहता है कुछ विशेष जानकारियां जो बॉक्स में दी रहती है। क्या आप जानते हैं छठ बिहार का एक प्रमुख क्या है, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है। अर्थात विद्यार्थी हम लोग इसको परंपरागत रूप से मनाते आ रहे हैं। यह बहुत ही पावन पर्व है। अब यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। यह वर्ष में 2 बार मनाया जा संपन्न होता है, एक बार कब, चैती छठ, एक बार कार्तिक छठ। दोनों मनाते हैं ना, चैत के महीना में और कार्तिक के महीना में। कहता है कि एक शारदीय और दूसरा चैती छठ कहलाता है। कहता है एक शारदीय, पहला शारदीय और दूसरा चैती, चैती समझ गया, और शारदीय कार्तिक छठ को यहाँ पे शारदीय छठ कहा है। तो विद्यार्थी बोलेगा निम्नलिखित शारदीय समझ में नहीं करेगा, तो शारदीय छठ को कहा गया है, कार्तिक वाला छठ को कहा गया है, जो क्रमशः कार्तिक के षष्ठी और चैत षष्ठी में आयोजित होता है। इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर की अर्घ अर्पित किया जाता है। पानी में हम लोग डुबकी लगाते हैं और विद्यार्थी पूरा पवित्रता और शुद्धता का इसमें ख्याल रखा जाता है। विद्यार्थी अन्य साधन देखते हैं, कुछ और भी साधन है जिसके द्वारा हम सिंचाई करते हैं और छोटे छोटे स्तरों पर है। जिसमें से आप देखिए बिहार में सिंचाई के अन्य साधन में क्या है, पाइन है, अरहर है जी, अरहर हो रहा है तो सुधार हो गया।
आहार, यानी अहरा पोखर का कहते हो ना, पोखर, कृत्रिम झील, ढेकू और मोट। ढेकू नहीं समझा होगा, ढेकू लाठा पूरी, ऐसा करके विद्यार्थी एक लंबा सा ऐसे करके यहाँ एक लाठा होता था, इसमें आपका इसको ढेकू कहते थे। अरे का बड़का वैसे करके से जोड़ के एक आदमी इस पर चढ़ता था, पानी में डुबाता था और ऐसे करके नहीं गिराता था नहा से, इसको ढेकू कहते हैं, ढेकू सूखा कहते हैं। और ऐसे करके आप लोग इसको नहीं देखे होंगे, और आप लोग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फोटो को चित्र पर व्हाट्सएप पर या गूगल में आप देख सकते हैं। इनमें पाइन और आहार हम बोलते हैं, कहता है कि इसमें पाइन और आहार प्रमुख है। पाइन का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पानी की कमी है। इनमें रोहतास गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना जिले प्रमुख है। जो अगर वह तुम अपने से गांव के अगर देखते हो काटो की नदी है जिसमें बरसात के समय पानी जमा हो, वो नदी नहीं है, वो पाइन है। क्या है? पाइन है। अर्थात नली का एक बहुत बड़ा नाला ना का पाइन कह रहे हैं, जो आपको कृत्रिम रूप से या किसी मानव ने अपने कार्यों के लिए बनाए हैं। आप देखिए नदी घाटी परियोजना देखते हैं, आप कहते हैं कि नदियों पर बहुत सारी परियोजनाएं काफी बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की जाती है, तो सिंचाई को लेकर साथ साथ बिजली उत्पादन और साथ जल भंडारण, यहाँ अनेक क्षेत्रों के कार्यों के कारण नदी परियोजना आती है। नदी परियोजना में हमें कुछ पढ़ने हैं। नदी परियोजना जिसमें कहता है अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए बाढ़ की विविधता, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का विकास किया गया, जिसमें जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात का विकास हो सके। कहा है जल का विद्यार्थी बहुत तरीके से उपयोग है। अगर एक बहुउद्देशीय का मतलब है अनेक उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर एक योजना को शुरुआत करना, जिसमें सबसे पहला क्या है, अगर हम किसी नदी पर बहुत बड़ी पूंजी लगाकर अगर बांध बना रहे हैं तो उस बांध का पहला उद्देश्य रहेगा कि बाढ़ को रोक लिया जाए, उस नदी द्वारा आने वाले बाढ़ को कम कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा सूखे की प्रचंडता। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में विद्यार्थी हम पानी की व्यवस्था, उस बाढ़ के पानी को जिसका बाढ़ आती थी उस पानी को जो नदी का रोके हैं, उन सूखे क्षेत्रों में उस पानी को सही तरीके से पहुंचा दें। तीसरा पॉइंट कहता है विद्यार्थी अगर ये सब हम कर लिए तो इस अगर इतना सारा पूंजी लगा ले, ऊंचा बांध बना ले, पानी को रोक लिए, तो इस पानी को रोक कर हम करेंगे क्या? अपने को डुबाकर मारेंगे, ये भी स्थिति होगी। अगर बड़े गांव को खाली करना पड़ता, बड़े बड़े क्षेत्रों को खाली करते हैं हम लोग, नदी घाटी परियोजना में हम लोग पढ़े जो कहता है, जिसमें कहता है सबसे पहला टारगेट सेट करते हैं, हमारी प्राथमिक आवश्यकता आज के समय बन गई है बिजली, अर्थात जल विद्युत, जो बिना पैसे दिए हुए जो पानी हम भंडारण किए हैं, उस पानी का उपयोग करके विद्यार्थी एक रास्ते से पानी को छोड़कर विद्यार्थी हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के उस उपयोग करके टरबाइन चलाकर हम बिजली का उत्पादन बड़े मात्रा में कर सकते हैं। अर्थात बिल्कुल सस्ती बिजली, जल विद्युत, यानी कम खर्च में आपको बनेगा। सिंचाई, अब उस जल को विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहर बना के जल को भेजेंगे। फिर कहता है जो पानी हमने जमा किया है उस पानी में हम विद्यार्थी मछली को पाल सकते हैं। क्या पाल सकते हैं? मछली को पाल सकते हैं। ये पानी को पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेयजल के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे? पानी को विद्यार्थी साफ करके फिल्ट्रेट करके उस पानी को हम विद्यार्थी पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है कि हम पानी को गंदे से गंदे जल को शुद्ध कर सकते हैं, तो थोड़ा अपेक्षाकृत शुद्ध पानी है। औद्योगिक उपयोग, उद्योगों को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, जैसे जो उद्योग सबको जल की आवश्यकता होती है, उसको हम जल का आपूर्ति उस नदी के पानी को कर सकते हैं, बांध का पानी को कर सकते हैं। मनोरंजन, अब इतना सारा मनोरंजन कैसे करेंगे? उसमें विद्यार्थी देखता है, अभी विद्यार्थी वहां पे आपको नाव चलाकर थोड़ा मनोरंजन के दिन झरना उना लगाकर लोगों के लिए पर्यटक क्षेत्र बनाकर वहां पे मनोरंजन की व्यवस्था कर सकते हैं। लोग बांध देखने आए, घूमने आए, नौका विहार करे, पानी रहेगा तो पानी में नौका विहार करे, तो इस सबसे क्या होते हैं, पर्यटक क्षेत्र बन जाएगा और आमदनी की प्राप्ति होने लगी। साथ साथ यातायात का, जल के माध्यम से यातायात सबसे सस्ता साधन होता है, और यातायात की सुविधा एक लंबे लंबे क्षेत्रों को हम उससे आसानी से नाव द्वारा सस्ते पैसे में पार कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें 3 प्रमुख है। बिहार में कितने हैं? मुख्य रूप से 3 प्रमुख है। बहुत सारी योजना, जिसमें पहला सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। सब परियोजना को हमारे में देखेंगे। अन्य परियोजनाएं में कुछ हैं, जिसमें है दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना यह परियोजना विद्यार्थी सोन नदी पर स्थापित है। किस नदी पर स्थापित है? सोन नदी पर स्थापित। पुरानी और पहली की नदी घाटी परियोजना है, कौन है? सोन नदी परियोजना। कहता है कि अंग्रेज सरकार ने 1874 ईस्वी में सिंचाई कार्य के लिए परियोजना को क्या किया था, बनाया था, जिसमें डेहरी के पास, कहां के पास विद्यार्थी? डेहरी के पास पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई थी।
डेहरी के पास बांध बनाकर वहां से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई थी। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 130 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 130 किलोमीटर। इस नहर से पटना गया जिलों की कई नहरों की शाखाएं और उपशाखाएं निकाली गई है, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों की भूमि को क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। वर्तमान में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इस नहर परियोजना द्वारा क्या किया जाता है? सिंचित किया जाता है, अर्थात इसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी से क्या हो गया? बढ़ गया, जिसमें चावल की अधिक खेती होने लगी। इस कारण से क्षेत्र में बिहार का चावल का कटोरा के नाम से कहते हैं। कहते हैं जिन क्षेत्रों में सोन नदी घाटी परियोजना है उसको चावल के कटोरे का नाम से जानते हैं। अर्थात चावल का कटोरा मतलब कटोरा में चावल उत्पादन करेंगे नहीं, इन क्षेत्रों में विद्यार्थी ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होगा। और चावल को क्या चाहिए? चावल यानी धान को आपको ज्यादा पानी चाहिए। इन लोग को पानी पहले से मिल रहा है, तो पानी मिल रहा है, तो पानी की व्यवस्था के कारण विद्यार्थी लोग धान की बुआई करेंगे, अर्थात बुआई करके उसको रोपनी करेंगे। रोपनी करने के बाद उससे बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं। इसीलिए सोन सिंचित इन क्षेत्रों को हम लोग चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृहों की स्थापना की जा रही है। पश्चिमी नहर पर डेहरी के पास 6.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले शक्ति गृह की स्थापना हो चुकी है। कहता विद्यार्थी शक्ति गृह बोले ना कि अभी तक की योजना से हम लोग जल की सिंचाई का बाढ़ को रोकने के साथ विद्यार्थी नहर की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सूखे क्षेत्रों में। अब इसके बाद क्या है विद्यार्थी मुख्य योजना में ये भी रहता है कि बिजली का उत्पादन कर सके। तो 6.6 मेगावाट का उत्पादन हम लोग डिग्री के पास हम लोग कर रहे हैं। कहता है कि इस प्रकार पूर्वी नहर शाखा पर बारूना नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट क्षमता का एक शक्ति गृह का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के नवीनीकरण पर विचार किया जा रहा है। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव भी है, जो 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। आए दिन सोन इंद्रपुरी के पास एक नई परियोजना को शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे विद्यार्थी 450 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता इसकी होगी। यहाँ पे हम लोग इसको इस पर विचाराधीन है, लेकिन वर्तमान में कार्यान्वित है। गंडक नदी घाटी परियोजना क्या है? ये किस नदी पर है? जैसा कि नाम है गंडक नदी पर है। बिहार की गंडक नदी पर। उत्तर प्रदेश और बिहार, कौन कौन राज्य? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य एक संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों ने मिलकर इस पर अपना पैसा खर्च किया है। भारत और नेपाल, कहाँ पे विद्यार्थी? भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास, किस नगर के पास? वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया इस परियोजना को। कहता है इस परियोजना द्वारा बिजली सिंचाई जल की आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। कहता है कि नेपाल के पास की है, कुछ हम विद्यार्थी इसका भाग हम नेपाल को भी देते हैं। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसा लोटा नामक स्थान पर, एकदम देखो भैंसा जहाँ पे लौट रहा था, तो भैंसा लोटा नामक स्थान पर हमने क्या किया है? नदी पर आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया है। कहता है कि जगह का नाम आपको याद रहेगा, भैंसा लोटक नामक स्थान पर विद्यार्थी हमने कितना किलोमीटर लंबा? 743 मीटर पर लंबा, किलोमीटर नहीं 743 मीटर लंबा हमने बांध बनाकर जल को रोक लिया है। कहता है कि इस जलाशय से दो प्रमुख नहरें निकाली गई है, पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर निकाली गई है। इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार की 3 पश्चिमी जिलों गोपालगंज, सारण और सिवान को लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है? सिंचाई कार्य होती है। तथा वाल्मीकि के पूर्वी में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई है, इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। तो विद्यार्थी तिरहुत नहर जो वाल्मीकि नगर से पूरब की ओर जो वाल्मीकि नगर के पास जो नहर निकली है, तो तिरहुत नहर के नाम से भी जाता है। यह गंडक नदी के समानांतर है। गंडक नदी के समानांतर इस नहर को ले गए हैं। इसकी कई उपशाखाएं गई नहर द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिलों की लगभग 5.4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नगर में थोड़ा पूरब हटकर ऊपर से गिरते हुए जल विद्युत केंद्र को स्थापित किया गया। इससे नेपाल को विद्युत आपूर्ति की जाती है। कहते हैं इससे थोड़ा वाल्मीकि नगर से पूरब हटकर इस जल को हम ऊंचाई से गिराकर विद्यार्थी उससे फिर जल विद्युत स्थापित किए हैं शक्ति गृह, और उसके द्वारा नेपाल को बिजली को हम क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना, ये सबसे
प्रमुख परियोजनाओं में से भी एक है, क्योंकि विद्यार्थी ये हमारे बिहार को तहस नहस करने रहती है, डुबा डुबा के उत्तरी बिहार को मारने रहती है, अर्थात बिहार के शुष्क नदी के रूप में भी जानी जाती है। कहता है कि इस परियोजना की कल्पना 1896 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तविक रूप से 1955 ईस्वी में इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। कहता है हमने सोचा कि ऐसा करेंगे, और ऐसा करने में विद्यार्थी हमने इस योजना को कब सोचा था 1896 में, लेकिन 1955 ईस्वी से हमने इस पर कार्य करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। किस नदी पर? कोसी नदी पर। इस परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्य के सामूहिक प्रयास द्वारा संपन्न हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना है। कहता है कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, रास्ता बदलने वाली नदी होती है, और रास्ता बदलने वाली नदियों को इसका रास्ता को रोकना कि एक ही रास्ता से बार-बार गुजर सके, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। तीनों के सहयोग से भारत, नेपाल और बिहार सरकार ने भी सहयोग किया है इसमें, क्योंकि बिहार सरकार को भी सबसे ज्यादा लॉस किसको है? आपका घर डूबेगा तो आपको लॉस है, तो बिहार का डूबेगा तो बिहार को ज्यादा लॉस है, अर्थात बिहार सरकार ने इससे बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। कहता है कि उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण पर ध्यान, बाढ़ की क्षति पर रोक, जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकारोहण, पर्यावरण पर नियंत्रण आदि कार्य इस योजना में शामिल हैं। अर्थात जब हम एक नदी परियोजना बनाते हैं तो अनेक कार्यों को लक्ष्य में रखकर निर्धारित करके बनाते हैं। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया। पहले चरण में हमने कोशिश ये किया कि कोसी नदी अपना मार्ग न बदले, यानी जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते से आएगा तो हम उसको आसानी से नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन रास्ता बदल के आएगा तो किन रास्तों पर तुम खड़े रहोगे, कितने क्षेत्रों को रोक पाओगे। लेकिन एक ही रास्ता से आओगे तो तुम्हारे बारे में हम कुछ सोचेंगे, और इसीलिए नदी को विद्यार्थी सबसे पहला परियोजना का उद्देश्य और टारगेट ये रखा गया कि कोसी नदी अपना मार्ग न बदले, अर्थात मार्ग न बदले इसके क्या व्यवस्था कर पाएंगे। बरसात के समय में आती है प्रचंड वेग में, ढेर सारा बालू लेकर आती है, रास्ता में बालू ला के जमा कर देते हैं, रास्ता बदल देती है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसी बात है, तो उसके लिए आज समय बालू का माफिया ग्रुप काम कर रहा है, तो जब बरसात के समय में आती है, सूखाग्रस्त के समय में खत्म हो जाती है, तो इस कंडीशन में इससे पहले कि मार्ग बताया जितना रास्ता में लाके बालू बिछाइए सब बालू को बेच देंगे, और समझ रहा कि बालू का ठेकेदारी होता है, माफिया के समझते हो, बालुआ माफिया काम करते रहता है, और हमेशा विद्यार्थी की ठेकेदारी पर लंबी बोली लगती है। और देखता होगा आज दिन सरकार हमेशा या आपका प्रशासन ट्रैक्टर बालू लेते ट्रैक्टर को पकड़ता है, चोरी से पकड़ते रहता है, यही पकड़ते। तो इसके नदी का जो बालू मुख्य रूप से बालू ले आता है, और बालू द्वारा रास्ता रोक लेता है, या मिट्टी द्वारा, तो सबको हटा दिए, रास्ता से काट के इसके रास्ते को फिर से साफ कीजिए कि अगर सब बारिश आए फिर तो विद्यार्थी जो बारिश से उसी रास्ते से निकल जाए, तो रास्ता को हम लोग क्या करेंगे? इसको चालू रखेंगे। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर में नगर का स्थान पर इसमें बैराज का निर्माण किया गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण कर पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर उसके शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया। इस क्रम में नदी के दोनों और 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण हुआ है। कहता है कि नदी के विद्यार्थी दोनों इसी क्रम में नदी के दोनों और 240 किलोमीटर लंबे बांध का बाढ़ का नियंत्रण हुआ है। इस पर कहता है कि लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया। ऐसा बांध बनाए हैं जिससे कोशिश की गई है कि बाढ़ को रोके, लेकिन आए दिन वे पूर्णता में इसमें सफल नहीं है। उत्तरी बिहार में बाढ़ आते ही रहते हैं, इसको हम पूर्णतः रोक नहीं पाते हैं। और 10वां क्लास में आपने विद्यार्थी आपने क्या हिंदी की क्या हिंदी में के पाठ में यानी वर्णिका में आपने तो विद्यार्थी के उठाते विश्वास बाढ़ की स्थिति को आपने देखा, किस प्रकार बाढ़ से लक्ष्मी परेशान होती है। पूर्वी नहर तथा इसकी चार प्रमुख सहायक नहरों द्वारा लगभग 14 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की योजना कोसी नदी परियोजना द्वारा क्या है कार्यान्वित है। कहता है इससे कौन कौन जिला प्रभावित है? पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। पूर्वी नहर कहता पूर्वी नहर को और भी विस्तृत किया जा रहा है। इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है जो नेपाल में पड़ता है। कहता है कि इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है। पश्चिमी नहर से कई उपनहरें निकाली गई। पश्चिमी नहर का लगभग 35 किलोमीटर का क्षेत्र नेपाल में पड़ता है और शेष भाग मधुबनी और दरभंगा जिले में पड़ता है। कोसी बैराज 12,161.3 मीटर 30 मीटर लंबा है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था। यह कब बनकर तैयार हुआ था? 1963 में। कोसी बैराज का कुल लंबाई कितना है?
12,161.30 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण 1900 कब हुआ था? 63 ईस्वी में हुआ था। 1963 ईस्वी में हुआ था। डेट हमेशा याद और डाटा का आंकड़ा जरूर याद रखें, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं। अब कहता है दूसरे चरण में इस परियोजना का जब विद्युत संबंधित कार्य संपन्न हुए तो पूर्वी कोसी नहर पर शक्ति गृह 20,000 किलोवाट क्षमता वाला एक जल विद्युत शक्ति गृह का निर्माणाधीन है। इस पर कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है। अब कहता है विद्यार्थी दुर्गावती जलाशय परियोजना। दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचित करना है और बाढ़ पर क्या करना है? नियंत्रण स्थापित करना है। दुर्गावती नदी से खुद के पास 1962 ईस्वी में 17,325 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लक्ष्य में रखते हुए इस बांध का निर्माण किया गया। देखिए विद्यार्थी, दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण कब किया गया? कहता है दुर्गावती जल परियोजना का नदी का जलाशय का निर्माण आपको 1962 ईस्वी में 17,325 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लक्ष्य को रखते हुए दुर्गावती नदी पर किया गया। किस नदी पर? दुर्गावती नदी पर किया गया है। साथ इसकी परंतु कहता किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिलने के कारण चेनारी के प्रखंड में कर्मा चाट के पास इस नदी पर 43.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है। इससे 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। कहता किसी कारणों से ये बांध अति परियोजना क्या रहा? सफल रहा और इससे विद्यार्थी मात्र उतना को घटाकर हम कितना में कर दिए? आपको 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने का परियोजना कार्यान्वित है, जिससे इतना भूमि का क्षेत्रफल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। 36,000। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना। आप क्यूल जब जाते रहेंगे तो क्यूल नदी पर बांध देखेंगे। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण क्यूल नदी पर किया गया। किस नदी पर? इसके ऊपरी भाग में हुआ मुंगेर तथा लखीसराय जिलों में 14,000 हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण का संवर्धन है, अर्थ विकास है। कहता कि किस नदी पर क्यूल परियोजना है? क्यूल नदी पर ही है। कहता इस नदी द्वारा मुंगेर लखीसराय जिलों में 14,000 हेक्टेयर भूमि की क्या होती है? सिंचाई होती है। कहता बागमती परियोजना किस नदी पर? बागमती नदी पर। यह परियोजना बागमती नदी पर है जो सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यह नदी एक निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध बनाया गया था। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव रोकना, जल निकास, पर्यावरण संवर्धन। इसके द्वारा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिला में 1,19,800 हेक्टेयर भूमि को क्या की जाती है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। डाटा ही हमें मेन इंपॉर्टेंट डाटा रखना। नदी घाटी परियोजना को आप समझ गए, बहुउद्देशीय परियोजना होते हैं, इसमें बहुत सारे उद्देश्य एक साथ हमारे शामिल होते हैं। बरनार जलाशय परियोजना क्या है? यह परियोजना द्वारा बरनार नदी पर पक्का बांध बनाकर, कैसा बांध बनाकर? पक्का बांध बनाकर जमुई जिलों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 22,400 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सकेगी। या इस पर कार्य हो रहा है। वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी वन संसाधन विद्यार्थी हमारे अगले चर्चा में है। जंगल विद्यार्थी पृथ्वी का जीवन का आधार है। जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं विद्यार्थी पेड़ पौधे द्वारा किसी न किसी रूप से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे रहेंगे, पृथ्वी भी हरा भरा रहेगा, वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण स्थापित होगा, ग्लोबल वार्मिंग रुकेंगे। और साथ ही साथ ज्यादा पेड़ पौधे बारिश कराने में भी योगदान निभाते हैं। अर्थात हरियाली, खुशहाली, वनों की जो इस प्रकार अंधाधुंध कटाई हो रही है, इस पर हमें चर्चा का विषय लेना। किस प्रकार इनकी कटाई को हम रोक सकते हैं और किस प्रकार इनके कटाई में विद्यार्थी कटाई को रोककर इसकी जनसंख्या में और वृद्धि कर सकते हैं, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार से चर्चा लेते हैं। और कहता है कि वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हमारा आज पृथ्वी पर कम से कम विद्यार्थी पूरी पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है संभव नहीं। और क्योंकि आज आए दिन क्या होता है? निरंतर वन की कटाई आप देखते हैं विभिन्न कारणों से। बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र झारखंड में चला गया। हमारे पास जो जंगल वन ये सब थे वो कहाँ चले गए? झारखंड राज्य को मिल गए। अर्थात हमारे पास वनों की भी मात्रा लगभग में नाक के बराबर रह गया हुआ कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। पता बिहार में से 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। पता बिहार के लगभग 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है और प्रति व्यक्ति वन भूमि का
औसत मात्र 0.05 हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत का 0.53 हेक्टेयर से बहुत ही कम है। अतः औसत देखिए विद्यार्थी, देश क्या कहता है कि कितना क्षेत्रों में आपका विद्यार्थी वन होना चाहिए, आपके क्षेत्र का 0.53, लेकिन हमारे पास मात्र कितना है 0.05। और विद्यार्थी ऐसे तो देखने को तो 76.87% क्षेत्रों पर वन है, लेकिन विद्यार्थी वन उस प्रकार के सघन वन नहीं है, यहाँ तो बिखरे हुए रूप में है, जो हम आगे चर्चा में कंटिन्यू देखेंगे। कहता विद्यार्थी बिहार के वनों को हम दो भागों में बांटते हैं। बिहार के वनों को हम कितने प्रकार से बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला वन है जो विद्यार्थी किस प्रकार का वन है, आर्द्र पतझड़ वन, और दूसरा शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ का मतलब है विद्यार्थी, पतझड़ का मतलब पहले समझ लो कि साल में कम से कम एक बार अपना सब पत्ता गिरा देगा। एक बार पेड़ पौधा को देखा है, जैसे मैं कुछ पेड़ का नाम बताओ जो आपको आप देखें, शीशम, नीम, आमड़ा, ठीक है ना, पीपल भी गिरा देता है, पीपल भी गिरा देता है, पीपल भी गिरा देता है, बर पूंता नहीं गिराता है, लेकिन विद्यार्थी गिरते रहता है। तो कहता है ये सब कुछ ऐसे पेड़ है जो विद्यार्थी एक साथ सारे पत्तों को गिरा देते हैं और इसके कारण सब पतझड़ वन है। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, आर्द्र पतझड़ वन कौन कौन है, शुष्क पतझड़ वन कौन कौन है। आर्द्र पतझड़ वन किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। कहते हैं इस प्रकार के वन दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। सुमेश्वर दून शिवालिक क्षेत्र में 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार के वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से साल और शीशम के वृक्ष शामिल हैं। कहता है इसको कौन है, साल और शीशम, साल और शीशम। इसके अतिरिक्त बांस, सवई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंदू, गुलहड़, अमलतास, गमहार, कारांज आदि के वृक्ष भी कहता है कि आर्द्र पतझड़ क्षेत्र वनों में मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से, बिहार के कुल 6374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन है, मतलब जिसको हम लोग कोई डाटाबेस में शामिल नहीं करते हैं। मात्र 76 वर्ग किलोमीटर को अति सघन वन माने जाते हैं। कहता है कि जितना है विद्यार्थी वो वन बिल्कुल बिखरा हुआ जहाँ तहाँ है, लेकिन ये वन सघन वन कितना है, 76 वर्ग किलोमीटर पर ही है। अधिसूचित क्षेत्र का लगभग 50% भाग वीरान अथवा विलुप्त है, मतलब वो लगभग वीरान पड़ा है, खाली पड़ा, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। और कहता है कि विद्यार्थी विलुप्त है, समाप्त होने के कारण पर है। कहता आर्द्र वन पार्टी वन, अशुष्क वन पार्टी वन, दोनों हम लोग देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं विद्यार्थी, शुष्क पतझड़ वन को देखते हैं, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। बिहार पूर्वी मध्यवर्ती तथा बिहार का पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कैमूर और रोहतास जिलों में इसका अधिकतर विस्तार। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन है, खैर, बहेरा, पलाश, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे आदि। यहाँ के प्रजाति क्या है, मुख्य प्रसिद्ध क्या है आपको वृक्ष है, जिसका नाम है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन होते हैं जो 125 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र रेखा विभाजित करता है। कहता है जहाँ पे विद्यार्थी 125 सेंटीमीटर वर्षा वन होते हैं वहाँ पे विद्यार्थी क्या होते हैं, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, और सूखे बाकी में क्या पाए गए, सूखे पतझड़ वन। बिहार में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। असमान का मतलब एक समान नहीं है, जहाँ तहाँ कहीं छोटे मोटे इलाकों क्षेत्रों में वन है। मैदानी भागों एवं दियारा क्षेत्रों में तो प्राकृतिक वनों का पूर्णतः अभाव है। कहता मैदानी और दियारा क्षेत्रों में क्या है, वनों का पूर्णतः अभाव है। सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, कहता है कि मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा 1% से भी कम भूमि में वन मिलते हैं। कहता है इन सब जिलों का जो नाम हमने लिया, यहाँ पे इसकी कुल क्षेत्रफल का 1% भूमि में से भी कम क्षेत्र में क्या है, वन है। कहता पश्चिमी चंपारण में कैमूर, बांका, जमुई, गया और मुंगेर जिलों के पहाड़ी भागों में वनों का विस्तार थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। कहता इन क्षेत्रों में वन है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो प्रकार मेंशन के सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा इस सब जिलों में 1% से भी कम भाग पर जिसके भूभाग का आपको वन है। और जहाँ वन हो कौन कौन क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया और मुंगेर। कृषि व निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। तेजी से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है, क्योंकि हम वन के महत्व को समझते नहीं है। अतः विद्यार्थी वनों के अनावरण कटाई पर हो रही है और इस पर कोई बोलने रोकने वाला नहीं है। इसी कारण से बिहार में वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। वनों के अभाव के कारण यहाँ का वन जीवों की भी कमी हो रही है। यहाँ मुख्य रूप से वन जीवों में कौन कौन पाए जाते हैं, बाघ, चीता, हिरण, चीतल, भालू, बनेर, सुअर,
जंगली सांड, सांभर आदि ये सब जीव हैं जो यहाँ बिहार के वनों में पाए जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, बिहार के वनों में बाघ, चीता, हिरण, चीतल, भालू, बैलेल, सुअर, जंगली सांड, सांभर आदि पाए जाते हैं। पक्षी में हम कौन पाए, मोर और जल जीव में घड़ियाल, सोंस और सोंस किसको कहते हैं विद्यार्थी, डॉल्फिन। कहता है कि मगर क्या कहते हैं, मगरमच्छ प्रमुख है। ये जल जीव यहाँ की नदियों में पाए जाते हैं। वनों के अंधाधुंध कटाई से वन पशुओं को शिकार के कारण भी वनों की जीवों की संख्या में क्या हो रही है, तेजी से घटती जा रही है। वनों में वन जीवों का संरक्षण वर्तमान सरकार और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का चिंतनीय विषय है, इसमें हम चर्चा लेते हैं। कहता विद्यार्थी, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.87% भाग ही आच्छादित है। सोचिए विद्यार्थी, बिहार का एक क्वेश्चन वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। आपको विद्यार्थी कहता है कि कितना प्रतिशत पर होना चाहिए, 33% होना चाहिए। बिहार